In today's discussion, we are continuing our Ride with Me series, which is our PYQ discussion series. और यहाँ पे हमारा डिस्कशन टॉपिक क्या होने वाला है? इट इज़ फ्रॉम द सब्जेक्ट मिडीवियल पीरियड और उसमें टॉपिक है हमारा मुगल एम्पायर्स एंड द रीजनल स्टेट। अब तक के डिस्कशन में देखिए हमने जो PYQs कवर किए हैं, इट इज़ बिलोंग फ्रॉम योर अर्ली मिडीवियल पीरियड के अर्ली मिडीवियल पीरियड, जो कि हमारा 600 से 1200 AD तक था। और उसके साथ साथ हमने दिल्ली सल्तनत के जितने भी दिल्ली सल्तनत एम्पायर के PYQs को कवर कर लिया है। यू कैन विजिट दैट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। और यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रहा है, जिसका ये पार्ट 1 वीडियो है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये इसके PYQs मैंने 4 पार्ट में कवर किए हैं, आप प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर एंशिएंट एंड मॉडर्न PYQs। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। और आपने प्रीवियस सेशंस देखा होगा तो आपको पता होगा हमारा डिस्कशन का फॉर्मेट कैसा रहता है। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन गाइज। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग करना चाहूँगा। देखिए, जैसे मुगल एम्पायर के जो भी PYQs थे फ्रॉम 1526 टू 1857, यहाँ पे 2 फेज़ में हमारा मुगल एम्पायर डिवाइड होता है। यहाँ पे पहला फेज़ क्या होता है, जो कि हमारे अर्ली मुगल रूलर्स होते हैं, जो कि मोस्ट पावरफुल और कंसोलिडेटेड रहते हैं, जो कि रूल करते हैं 1526 से 1707 तक। और जो है कि बहादुर शाह जो कि सेकंड रहते हैं। यहाँ पे इनके डिक्लाइन के बाद आपको वीक रूलर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डायरकी समझाई थी, जिसमें मैंने बताया था निज़ामत और दीवानियत सिस्टम जो है कि फॉलोअप हो जाता है। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा मैंने कवर कराया है। तो ये 1707 से लेके आपके 1857 तक रूल करते हैं। और ऐसा क्यों, यहाँ से डायरेक्ट आपको ब्रिटिश क्राउन का, मैंने आपको पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री में बताया होगा, जो कि हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का, जो कि पूरी इंडिया की सॉवरेनिटी पावर ट्रांसफर किसको कर देती है, कंपनी रूल से हम लोग जो है क्राउन रूल में एंटर कर जाते हैं। और यहाँ पे जितनी भी पावर होती हैं इंडिया की, वो ब्रिटिश मोनार्क के अंडर चली जाती हैं। ये सब आपको ही थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगेगा। और इतनी सारी बेसिक चीज़ आपको पहले से थोड़ी बहुत पता होगी। और बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे उनके थ्रू हम चीज़ों को कवर करेंगे। और रीजनल स्टेट है, इससे क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप इस मैप पे ध्यान दें तो हम जान रहे हैं मुगल एम्पायर शुरू में ऊपर रूल कर रहे हैं यहाँ पे, और वो एक्सपेंड करने की टेरिटरी कोशिश करेंगे। और यहीं पे हमारे डेक्कन में, आपके डेक्कन में हमारी भोंसले डायनेस्टी से छत्रपति शिवाजी जो है निकल के आते हैं। और वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी मराठा एम्पायर रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी मराठा एम्पायर, जिसकी हम टाइम पीरियड जितने भी किंग्स हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे, जितने भी PYQs हैं यहाँ से रिलेटेड करेंगे। तो यहाँ रीजनल किंगडम से यही मतलब है, इसको जो है कि आपको याद रखना है। और इस टाइम पीरियड में जानते हैं आपका डिक्लाइन ऑफ दी विजयनगर एम्पायर भी हो गया था, और बहमानी किंगडम्स था, वो भी डिक्लाइन होकर फ्रेगमेंट होकर आपके डिफरेंट इस रीजन में यहाँ जानेंगे। मराठा एम्पायर से पहले जैसे इधर हो गया गोंडवाना रीजन हो गया, इधर आपका गोलकोंडा और गोंडवाना रीजन हो गया, इधर बेरार हो गया, बिदार हो गया। ये हमारे बहमानी किंगडम से निकल के आते हैं छोटे छोटे एम्परर्स। और ये प्रीवियस सेशन से आप जो है कि विजिट कर लेंगे, जो कि मैंने आपको टेबल फॉर्मेट में नोट्स दिखाए थे, और वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे जो है कि अपलोडेड है ऑलरेडी, इसको जो है कि आप रेफर कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले इस इंट्रोडक्शन के साथ हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। और यहाँ पे देखेंगे टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर दी एक्सेस ऑफ द नोट्स। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं अपना पहला क्वेश्चन डायरेक्टली। सो गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इट आस्किंग अबाउट द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड दी अराघट। यहाँ पे अराघट है, ये इरिगेशन डिवाइस है। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये देखिए, पहली बात यही इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन ही बता दे रहा है। दिस अराघट इज ए इरिगेशन डिवाइस। ये कोई इरिगेशन डिवाइस है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हमारे एंशिएंट हिस्ट्री या मिडीवियल टाइम पीरियड पे इसका वाइडली यूज हुआ है। और ये देखिए 2025 का UPSC क्वेश्चन है। प्रीवियसली ये 1-2 बार क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। तो हमें बताना है कि ये कैसा था, इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, ऑप्शंस को, यहाँ पे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कह रहे हैं कि एक वाटर बैग मेड है ऑफ द लेदर पुल्ड ओवर ए पुली। तो कह रहे हैं कि इसको इमेजिन करना है, पुली तो आप जानते हैं, यहाँ पे ऐसे पुली लगी है किसी फ्रेम में, एक वाटर बैग को पानी निकालना है लेदर के बैग से बाहर में। तो मे भी हो सकता है ये वेल स्ट्रक्चर हो। इसको आप जो है कि थोड़ा सपोज करेंगे तो ये हमारा वेल ऐसे रहता है। यहाँ पे आप जानते हैं कुछ स्ट्रक्चर में आपने थोड़ा रूलर सेटिंग में रहे तो यहाँ पे आपने देखा होगा इस वेल में यहाँ तक पानी है, तो हम बकेट या जो है कि लेदर बैग यूज़ करके पुली से जो है कि ड्रॉन करते थे। तो ये हमारा वेल सिस्टम होता था। सो इसको आप इमेजिन कर पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, अराघट्टा ये होता था? तो आइए देखते हैं अगली क्या स्टेटमेंट कह रहा है, फिर उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि एक लार्जर व्हील है विद अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड टू इट्स स्पोक। तो आपने ये बहुत सारी मूवीज़ में, या मैं यहाँ पे आपको रिलेट कराऊँ तो यहाँ पे कोई भी कैनाल देखिए, इसको इमेजिन कीजिए कि जो कि बहती हुई कैनाल है या रिवर है या कोई भी हमारा एक वेल है, उसमें जो है कि आपका एक बड़ा सा व्हील लगाया हुआ है। इस बड़े से व्हील में यहाँ पे छोटी छोटी बकेट्स हैं, और ये वाटर को जो है कि विड्रॉ करके, मीन्स यहाँ से वाटर को फिलअप कर रहे हैं, और एक अनदर कैनाल में जो है कि आपके जो फील्ड तक कैनाल जा रही है उसमें जो है कि वाटर को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये इसका ये मतलब है, क्या ये जो है कि सही स्टेटमेंट है?
तो लेट इस पुट ऑन दी होल्ड, इसको जो कि होल्ड पे रखते हैं और अदर स्टेटमेंट को पढ़ के फिर हम आंसर पर ड्राइव करेंगे। देन नेक्स्ट कह रहा है कि एक लार्जर अर्दन पॉट है, मीन जो है कि आपका बड़ा सा लार्जर अर्दन पॉट, जो कि अर्दन पॉट का मतलब होता है, आप हिंदी में वो सोचे तो इसको मटका कहते हैं। तो कह रहा है कि जो लार्जर अर्दन पॉट है इसको बुलेक्स, हम जो है कि बुलेट्स के द्वारा इसको ड्राइव करें, तो क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक लार्जर वाटर बकेट है जो कि पुल ओवर बाय द रोप डायरेक्टली बाय द हैंड। तो ये तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि ये डायरेक्ट हैंड से जो है कि निकालने वाला पुली सिस्टम से, कुआं वाला सिस्टम होता था, वेल सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये आपका अराघट है। ये क्या है, आपका लार्जर व्हील है अर्दन पॉट्स के साथ, जो कि टाइट होते हैं आउटर एंड में एंड इसके स्पोक्स में। तो ये इसको आप इमेजिन करेंगे और मैं रफली अगर आपको बना के दिखा दूँ तो गाइस ये थोड़ा रफली डायग्राम है। आप जो है कि गूगल करके इमेज देख सकते हैं इसकी। आपको अगर विजुअलाइज मेमोरी रखनी है तो यू कैन गूगल इट एंड सर्च करके देखें कि ये कैसा दिखता है। तो मैं यहाँ पे रफली सा ये स्पोक हो गया, यहाँ पे वाटर लेवल है या कनाल भी हो सकती है, यहाँ पे कोई भी नदी आ रही है तो उसमें यहाँ पे ये छोटे छोटे बकेट्स लगे हैं। तो ये क्या है, आपका वाटर है और ये जो है कि इस बकेट में ये वाटर भर के आते हैं और ये जो बकेट्स हैं छोटी छोटी, फिर ये जो है आपकी एक अदर के केनाल बनाई जाती है, यहाँ पे अदर केनाल, और उसमें ये पानी को ड्रॉ करते हैं, यहाँ से पानी जाता है और पानी बैठ के हमारे एग्रीकल्चर लैंड में पहुँच जाता है। तो ये इरीगेशन डिवाइस है। आई होप मैंने थोड़ा आपको पिक्टोग्राफिकल मेमोरी में इसको रिटेन कराया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव, इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और यहाँ देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडीवियल इंडिया गिव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट द आपका बख्तखाल। यहाँ पे बख्तखाल पे जो है कि किसने पोर्टुगीज़ को परमिशन दी थी कि यहाँ पे अपना फोर्ट बना लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कंटेम्प्रेरी जब हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, मैंने आपको पहले सेशन में समझाया मिडीवियल के, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बताए थे मैंने आपको। क्या, अर्ली मिडीवियल पीरियड का जो है कि टाइम पीरियड बताया था। देन जो है कि हमारा जो है कि मिडीवियल पीरियड का टाइम पीरियड था जहाँ पे दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम जो है कि रूल करते हैं। और यहाँ पे आपके लेटर ऑन इनको सक्सीड करते हैं कौन, मुगल एम्पर। यहाँ पे मुगल एम्पायर आता है और मराठा एम्पायर्स आते हैं। और इसके बीच में ही जानते हैं जब ये हमारा विजयनगर एम्पायर, ये सब जो कि टाइम पीरियड था, जो कि 1336 से कुछ 1500 के अप्रॉक्सीमेटली रूल करते हैं। बहमानी आदि कंटेम्प्रेरी और आपके दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक रूल करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, साइमल्टेनियसली हमारी क्या मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम रिमार्क कहाँ से करते हैं, एकेडमिक पर्पस देखें तो आपके पोर्टुगीज़ के अराइवल से 1498 में जब इंडिया में पोर्टुगीज़ आ गए थे। और ये मॉडर्न हिस्ट्री से होगा कि यहाँ पे जो है कि आपके वेस्टर्न कोस्ट पे जो कि यहाँ पे आते हुए दिख जाते हैं। तो हमारे यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री भी कंटेम्प्रेरी स्टार्ट होते हुए दिखती है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि हर तरीके से मिलेंगे। थोड़ा आपको रीजनल किंगडम से क्वेश्चन मिल सकते हैं, थोड़ा आपको जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कोलैप्स ओवरलैप होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके जो मॉडर्न वॉर्स हैं, ठीक, यहाँ पे लेटर जो मुगल एम्परर्स थे वहाँ पे मॉडर्न वॉर्स दिख सकती हैं आपको, जो कि इनके बीच लड़ी गई। या रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जैसे हमारा जो फरमान इशू किया था आपके जहांगीर ने, या इनके कोर्ट में आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप तक ये मैसेज पहुंचा होगा कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन हमारे लेटर मिडीवियल पीरियड में आते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि ये पोर्टुगीज़ जो थे, जो कि हमारे इंडिया में 1498 में अराइव कर जाते हैं। दे आर दी फर्स्ट यूरोपियन कंपनी, जो कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूम पे आती है, फर्स्ट यूरोपियन कंपनी टू कम एंड लास्ट टू गो। और इनको जो है कि किस ऑपरेशन से भेजा गया था, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन जो है कि वो कौन सा ऑपरेशन है। क्योंकि मैं आपको ईयर बता दूँ 1971, जो कि आई होप ये करेक्ट होगा। 1971 में इनको ऑपरेशन, किस ऑपरेशन से भेजा गया था, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, क्या वो ऑपरेशन पोलो था या विजय था। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि किस ऑपरेशन से भेजा गया था। ये आपका छोटा सा होमवर्क है, तो इससे थोड़ा इंटरेक्शन भी लगेगा हमारा। तो आइए जो है कि इस यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि किसने जो है कि परमिशन दी थी। तो लेट मी ब्रीफ यू गाइस, इनको जो है कि देखें तो आपको जो है कि भक्ताल में फैक्ट्री, पहले रीजन जानिए भक्ताल जो है कि लोकेट कहाँ करता है। इसकी लोकेशन जो है कि मॉडर्न डे में देखें तो मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट है आपका कर्नाटक, कर्नाटका में ये लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन का मेरे को लोकेशन बताने का पर्पज़ ये रहता है कि आप सोली ड्राइव कर पाएँ ये क्या है। अब भक्ताल में कर्नाटक में है, एक पोर्टुगीज़ इंडिया में कब आए, 1498 में आ रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में जो है कि आपको इस कर्नाटक रीजन में देखिए, यहाँ कर्नाटका वाले रीजन में कौन रूल कर रहे हैं, यहाँ पे आपके विजयनगर एम्पायर रूल कर रहा है, जो कि आपके 1336 से अप्रॉक्सीमेटली 1500 तक रूल करते हैं। तो यहाँ पे कौन है, विजयनगर एम्पायर जो है कि रूल कर रहा है, जो कि 4 डायनेस्टी में जो है कि मेजरली होती है। कौन कौन सी, मैंने बताया संगमा एज, देन संगमा को सक्सेड करते हैं सुलवा, तुलवा एंड अरिविद्दु। तो यहाँ पे आपको कौन से किंग देखने को मिलेंगे, योर जो कि विजयनगर एम्पायर में कौन से किंग है, क्या वो यूसुफ आदिल शाह है, तो ये तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। मोहम्मद शाह है, ये भी विजयनगर से नहीं करते हैं। नरसिम्हा सुलवा है, तो क्या ये यहाँ पे नरसिम्हा सुलवा करेक्ट हो सकते हैं, तो नहीं गाइस। ये जब पोर्टुगीज आ रहे हैं तो 1498 पे, और ये सुलवा डायनेस्टी उस वक्त तक डिक्लाइन हो चुकी थी। हमारी लास्ट में जो डायनेस्टी बसती है वो अरिवुद और तुलवा बसती है। और ये
फैक्ट्री लगाई गई है पोर्टुगीज़ के टाइम पे। किसके टाइम पे? यहाँ पे कृष्णदेव राया के टाइम पे लगाई गई है, जो कि रूल करते हैं आपके 1509 से 1529 तक। यहाँ पे 1509 से 1529 तक में रूल करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये मुझे रफली अराउंड जो याद आ रहा है, ये रफली फिगर है, ये फैक्ट्री जो है कि बख्ताल पे अराउंड 1510 या 1512 के आसपास लगाई गई है। तो इसको जो कि नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आप जानेंगे, ये भक्ताल पे फैक्ट्री कौन लगा रहे हैं? कृष्णदेव राया का टाइम पीरियड है, जो कि हमारे विजयनगर एम्पायर से रिलेट करते हैं। तो यू मस्ट इतना जो है कि आपको याद रहना चाहिए। और ये फैक्ट्री लगाते कौन है? इस समय पे इनके जो गवर्नर होते हैं आपके यहाँ पे देखें तो वाइसरॉय कहा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूँ, जो रॉयल्टी फैमिली से आते थे उनको वाइसरॉय बोलते थे, और जो कॉमन पीपल होते थे उनको गवर्नर बोला जाता था, जो पोर्टुगीज अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए रखते थे। ये मॉडर्न की हिस्ट्री के सेशन में मैंने आपको जो कि बताया था। और इस वक्त वाइसरॉय हुआ करते थे इनके आपके अल्फांसो दी अल्बुकर्क। हाँ, अल्बुकर्क जो थे, अल्बुकर्क, इसको जो करेक्टली प्रोनाउंस कर लीजिएगा। अल्बुकर्क जो थे, इन्हीं के नाम पे आपका अल्फांसो मैंगो भी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने ये फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी एट द कृष्णदेव राया। तो यहाँ पे एम्पर थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग रूलर, जो कि विजयनगर एम्पायर के, जिसने कंस्ट्रक्ट किया था एक लार्ज डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर। अब यहाँ पे ये विजयनगर एम्पायर का जो कि आपको मैप जो कि इमेजिन है, यहीं पे जानते हैं कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर की दो ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? तुंगा और भद्रा। और ये यहाँ पे रायचूर द्वाब भी बनाती है गाइस, इसके लिए जो है कि लड़ाई होती है हमेशा। तो याद रखना, जैसे ऊपर जो है ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल में कन्नौज द्वाब के लिए थी, गंगा यमुना द्वाब, जिसको कन्नौज वाला एरिया कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो बनता है तुंग और भद्रा के बीच में कौन सा? रायचूर द्वाब बनता है, और इसके लिए जो है कि बहुत ही लड़ाई होती है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि विजयनगर एम्पायर में किसने जो है कि एक लार्ज डैम बनाया था तुंगभद्रा रिवर के पास, जो कि एक कैनाल कम एडिगक्ट सेवरल किलोमीटर्स की लॉन्ग रिवर कैपिटल सिटी में था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको गेन हुआ होगा। जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल सा कि कौन से रूलर थे विजयनगर एम्पायर के जिन्होंने एक बहुत बड़ा डैम बनाया था तुंगभद्रा रिवर पे, एंड अ कैनाल कम एडुकेट सेवरल किलोमीटर की, जो कि हमारे रिवर से कैपिटल सिटी में जाती थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इट वॉज दी रूलर, यहाँ पे देवराया फर्स्ट। यहाँ पे देवराया फर्स्ट जो है कि हमारे माने जाते हैं फ्रॉम योर विजयनगर एम्पायर, ही बिल्ड्स द डैम अक्रॉस दी तुंगभद्रा रिवर के पास, जो है कि इन्होंने एक डैम बनाया था। जो कि अप्रॉक्सीमेटली देखें तो टाइम पीरियड क्या था? 1410 का टाइम पीरियड था जब ये डैम बनाया गया था। और ये 24 किलोमीटर लॉन्ग जो है कैनाल थी, जो कि तुंगभद्रा रिवर से कैपिटल सिटी में जाती थी। तो इतना इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। बाकी ये विरूपाक्षा हो गए, वीरा विजय हो गए, मल्लिका अर्जुन हो गए, ये इस किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आई होप इतना सारी चीज़ें जो है कि आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मिडीवियल गुजरात सरेंडर ड्यू टू द पोर्टुगीज। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। आई होप अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री कवर की है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजीली बन जाता है कि हम कैसे बताएं इन सब आंसर को करने के लिए। जैसे पोर्टुगीज़ मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे पोर्टुगीज़ जब अराइवल पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको जितनी भी फैक्ट्री इन्होंने लगाई है, इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड कौन सा रीजन कब एनेक्स कर रहे हैं, उसकी एक ब्रीफ क्रोनोलॉजी दी थी। तो वहाँ से जो है कि आप रेफर करेंगे। बाकी यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पोर्टुगीज़ ने दीव, दमन एंड दीव जानते हैं कहाँ पे है? ये हमारे गुजरात में, ये जान रहे हैं, ये प्यारा सा गुजरात है। यहीं पे आपका दमन एंड दीव है, आपका दादर नागर हवेली है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो दमन एंड दीव, दीव जो गुजरात का है, वो पोर्टुगीज़ ने मिडीवियल पीरियड में कौन से रूलर के टाइम पे लिया है? तो यहाँ पे उस वक्त जो है कि रूल कर रहे थे हमारे मुगल एम्परर बहादुर शाह। बहादुर शाह इन द ईयर 1534 बाय द ट्रीटी ऑफ दी, मैंने क्या बताया था, एक ट्रीटी थी, ये आपको याद आ रहा होगा, ट्रीटी ऑफ बसेन। जो है कि ट्रीटी ऑफ बसेन से ये पोर्टुगीज़ को दीव जो है कि गिफ्ट ओवर हैंड ओवर कर देते हैं गाइस। तो ये सब याद रखनी चाहिए। ट्रीटी ऑफ बसेन कब हुई? ट्रीटी ऑफ, देन जो है कि ट्रीटी ऑफ क्या है? सलाबाई है। इसमें जो है कि पोर्टुगीज़ को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये सब जो है कि चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। बाकी देखें तो आपका ड्यू तो मिल गया था 1534 में बाय द ट्रीटी ऑफ द बसाइन। और दमन कब मिला था? दमन इज सीडेड बाय द पोर्टुगीज इन द ईयर 1559। तो ये दो चीज़ें आपको मेनली याद रहनी चाहिए इस क्वेश्चन से। इतना जो है कि बहुत है। तो आइए इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी इस वक्त आपके अहमद शाह, महमूद बराक, ये सब जो है कि रूलर्स का जो है कि कंसोलिडेट नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंटली आप पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन बाय द निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो योग वशिष्ठ जान रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है, किसको ट्रांसलेट किया जा रहा है पर्शियन लैंग्वेज में। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है कि पहले ये याद रखिए कि योग वशिष्ठ है क्या। तो योग वशिष्ठ यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ एक टेक्स्ट होगा, मीन्स ये हमारा कोई एंशिएंट टेक्स्ट होगा,
तभी जो है कि इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है पर्शियन लैंग्वेज में। और कौन ट्रांसलेट कर रहा है इसको? निज़ामुद्दीन पानीपती जो है कि इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। और किसका टाइम पीरियड है, मीन जो है कि इस वक्त कौन रूल कर रहे हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी स्टैटिक इन दी नेचर। तो इस टाइम पीरियड पे ये निज़ामुद्दीन पानीपती अकबर के टाइम पीरियड पे थे। इन्होंने अकबर के टाइम पे इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। एंड जानते हैं अकबर थोड़ा सा टॉलरेंट राजा था, जिसने बहुत सारी रिलीजियस पॉलिसी, आपके बहुत सारी ट्रीटीज़, टैक्स कन्वर्जन, लिटरेचर को फ्लरिश किया था आपके मुगल एम्पायर में। ये ब्रीफली आप याद रख सकते हैं। और योग वशिष्ठ के बारे में बताऊं, इट इज़ योर ट्रीटी ऑफ द वेदांतिक फिलॉसफी। ये हमारे वेदांतिक फिलॉसफी से रिलेट करती हुई एक ट्रीटी है। इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है गाइस। तो आई होप इसको याद रखेंगे। बाकी अकबर के टाइम पीरियड पे एक अलग से देखिए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था, जिसको ट्रांसलेशन ब्यूरो कहते थे। इसको हिंदी में क्या कहते थे? मकतब खाना। मकतब खाना जो है कि इसने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, जो कि ट्रांसलेशन यूनिट थी, ट्रांसलेशन ब्यूरो कहते हैं। फतेहपुर सीकरी में सिचुएटेड थी। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी, यहाँ पे इन्होंने एक मकतब खाना बनाया था, जहाँ पे ट्रांसलेशन के वर्क ये सब प्रोमिनेंटली होते थे। और ये टाइम पीरियड देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1574 से 75 का टाइम पीरियड होगा। फतेहपुर सीकरी में ये मकतब खाना जो है कि बनाया गया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे इतनी नॉलेज इस क्वेश्चन से काफ़ी जो कि देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोर्टुगीज राइटर नूनिज, ये पोर्टुगीज राइटर है कौन? नूनिज। द वुमेन इन द विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो है कि कोई भी एम्पायर पढ़ना है तो उसके बारे में हमारे मीडिवियल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मीडिवियल हिस्ट्री से क्वेश्चन कैसे उठते हैं, यूपीएससी या कोई अदर कमीशन कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपका सबसे पहला उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से पहले क्या? किंग्स की क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी को समझना है भाई साहब यहाँ आपको। और किंग की क्रोनोलॉजी जो है कि आपको पता रहनी चाहिए, कौन से किस इंपॉर्टेंट किंग है, किसने किसको सक्सीड किया। देन उसके बाद इन किंग्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स, इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स किए हैं इनके टाइम पे। कोर्ट पोएट क्या कोई थे? कोई फॉरेनर ट्रेवलर्स इनके टाइम पीरियड पे घूम के गया है? बाकी कोई ऑथरिंग बुक है या ट्रांसलेशन वर्क है? इस टाइप के क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। देन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। फिर इसके बाद जो है कि आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या पॉलिटी थी। देन इसकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में। इकोनॉमी और सोसाइटी, इतनी डायमेंशन से अगर आप किसी भी एम्पायर को कवर कर ले रहे हैं तो हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ कह रहा है कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? वुमेन्स की कंडीशन क्या थी। तो वुमेन्स हमें क्या रेसलिंग में देखने को मिलती थी विजयनगर एम्पायर में? यस इंडीड, ये देखने को मिलती थी। एस्ट्रोलॉजी वर्क करने को देखने को मिलती थी, एस्ट्रोलॉजी में भी देखने को मिलती थी, अकाउंटिंग वर्क में भी थी, और सूत सिंह में भी। इतने वर्क्स में हमें जो है कि विजयनगर एम्पायर में वुमेन्स देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसका डी आंसर हो जाएगा। देखिए 2021 का क्वेश्चन है और बहुत ही लोगों ने जो है कि गलत किया होगा कि यहाँ पे रेसलिंग जो है कि वुमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटोरेट थी। तो फर्स्ट एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड से बहुत लोगों ने 2 और 4 मार्क किया था। बट अब आपको जो है कि याद रखना है, यहाँ पे ये बहुत ही रेयरली पाया गया था कि वुमेन जो है कि रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूट सिंह सब में जो कि इन्वॉल्व थी। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखने वाले हैं गाइज। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और सूट क्लियर क्या था, लेट मी नो। ये एक तरह की गेम है। यहाँ पे मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये सूट सिंह कौन सा गेम होता है। ये आपका होमवर्क है, इसको जो कि आप सर्च करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द मिडीवियल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर टर्म ऑफ द साइज। तो यहाँ पे हमें कुछ टर्म दिए गए, जैसे प्रगना हो गया, सरकार हो गया, सूबा हो गया। तो ये हमारा जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दी हुई हैं और इनके हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग का मतलब होता है कमिंग डाउन, असेंडिंग का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा। तो हमें लगाना है छोटे से बड़ा। जो हमारा सबसे बड़ी यूनिट है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए गाइज, इसको जो है कि ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे विलेजेस होंगे। छोटे छोटे विलेजेस, यहाँ पे नंबर ऑफ विलेजेस क्या फॉर्म करेंगे? आपका फॉर्म करेंगे प्रगना। तो नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द विलेजेस को क्या कहेंगे हम लोग? प्रगना कहेंगे। एंड दिस प्रगना योर अल्टीमेटली प्रगनास फॉर्म दी सरकार्स। प्रगना से हम सरकार में जाएंगे। सरकार्स क्या कहलाएंगे? आपका जो है कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स कहलाएंगे। जो हमारे स्टेट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हो गई, इनको जो है कि हम डिस्ट्रिक्ट कहेंगे सरकार को। इन दिस सरकार फॉर्म योर सूबा। तो यहाँ पे सूबा सबसे बड़ी यूनिट है, जो कि हमारा अल्टीमेटली किंगडम कहलाएगा। सूबा में आपके छोटे छोटे सरकार्स होंगे। देन इसमें छोटे छोटे आपके प्रगनाज होंगे। तो ये ब्रीफली आप याद रखने वाले हैं। यहाँ पे इसको याद रखेंगे। देन ये करेक्ट ऑर्डर विल बी सूबा सबसे बड़ा है, देन इससे छोटा जो है कि सरकार है, इससे छोटा आपका प्रगना है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बाकी सरकार जो है आपके बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होते थे। तो इसको जो है कि गाइज मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे जो कि हमारे सरकार छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हुआ करते थे।
यहाँ पे देख लेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे सिकदार। सिकदार क्या हुआ करते थे? सिकदार योर दीज आर दी मिलिट्री ऑफिसर, ये हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। देन जो है कि मुंसिफ हुआ करते थे, आपने बहुत सारा सुना था होगा टर्म मुंसिफ। मुंसिफ कौन हुआ करते थे? सिविलियन जज, ये हमारे सिविलियन जज हुआ करते थे। देन जो है कि आपके फुतादार, इस पे शायद क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये फुतादार पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेटर ऑन मैं आपको दिखा दूंगा। फुतादार होते थे आपके ट्रेजरार्स होते थे। और जो है कि लास्ट में एक और यूनिट बचेगी, कौन से? करकुन्स। करकुन्स क्या थे? दीज आर दी क्लर्क्स और दी राइटर्स, ये क्लर्क्स और राइटर्स होते थे जो पूरे आपके प्रगना में चीज़ों को मेंटेन करके रखते थे, अकाउंट अकाउंट को। तो यहाँ पे करकुन्स याद रखेंगे, फुद्दार याद रखेंगे, मुंसिफ याद रखेंगे, सिकदार याद रखेंगे। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से जो है कि रिमेन रहनी चाहिए। तो गाइज मैं एक और बार इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है हमसे क्या, कि असेंडिंग ऑर्डर में मिडीवियल टाइम पीरियड पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, मीन जो है कि आपके किंग जो है कैसे उसको गवर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोवाइड करा है मैंने कि यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट होती थी सुबह। सुबह से छोटा होता था सरकार, सरकार से छोटा प्रगना। ठीक, इसको याद रखेंगे। और जो ये ग्रुप ऑफ द विलेजेस होते थे, मतलब छोटे छोटे विलेज होंगे, ग्रुप ऑफ द विलेजेस फॉर्म योर प्रगना। प्रगना फॉर्म करेंगे। प्रगना जो है कि आपका अल्टीमेटली जो है कि सरकार फॉर्म करेगा। मीन जो है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसको देखिए इमेजिन करेंगे, ये छोटे छोटे विलेज हैं जो एक प्रगना बन जा रहा है। फिर ऐसे बहुत सारे प्रगनाज होंगे जिनको हम क्या कहेंगे? वाइडली सरकार कहेंगे। अब ये सरकार जो है कि किसको बनाएगा? सूबा को बनाएगा। तो सूबा हमारी हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो गई। सूबा और महल भी कहते हैं इसको, जो है कि यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, सूबा को महल भी कहा जाता है। जैसे महलवाड़ी सिस्टम हो गया, आप उसको रिलेट कर पाएंगे, महल भी कहते हैं इसको, यू मस्ट रिमेंबर। और इसके बाद मैंने कुछ आपको ऑफिसर्स बता दिए, जैसे यहाँ पे सुबह में जो हमारे सरकार होते हैं, सरकार डिवाइडेड इंटू दी जो सिकदार जिसे मिलिट्री, मुंसिफ जिसे सिविलियन जज का ऑफिसर कहते थे, फुतार जो कि ट्रेजरर्स होते थे, करकुंस यहाँ पे क्या है? करकुंस जो हमारे क्लर्क्स और राइटर हुआ करते थे। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको ब्रीफली क्लियर हुआ होगा। विद दिस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट। यहाँ पे हमें सर्टेन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लेट्स एनालाइज वन बाय वन करके हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका निजामत ऑफ द आरकोट। अब ये आरकोट, पहली बात देखिए, निजामत ऑफ द आरकोट, आरकोट से कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज बेसिकली कौन सा रीजन है? आरकोट आपका कर्नाटक वाला रीजन है। और ये कर्नाटक वाला रीजन कौन सा है? ये आप जानते हैं प्रेजेंट डे। यहाँ पे कर्नाटक रीजन में आपको थोड़ा मैप में ड्रॉ करके बताऊं तो ये तेलंगाना और हैदराबाद है, यही रीजन हमारा कर्नाटक एरिया कहलाता है। कर्नाटक एरिया जहाँ पे हमारी 3 कर्नाटक वॉर्स भी हुई हैं, आप इसको ब्रीफली से जानते होंगे, फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड और थर्ड कर्नाटक, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया है। तो अभी हम इस मुद्दे पर रहते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निजामत ऑफ द आरकोट इमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। तो क्या ये हमारा हैदराबाद स्टेट से इमर्ज होके आया है? तो नहीं, ये जो है कि प्रोटेक्टेड था, वहाँ पे कुछ एरिया में हमें देखने को मिलता है, बट इट इज़ नॉट आउट इमर्ज आउट ऑफ दिस एरिया। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो निजामत ऑफ द एयरपोर्ट जो है कि हमारा हैदराबाद स्टेट से निकल के नहीं आया है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। कर्नाटक वाला एरिया कौन सा है? ये हमारा कर्नाटक और हैदराबाद वाला जो एरिया है, ब्रीफली देखें तो मैंने आपको जो कि थोड़ा इधर बता दिया था कि तेलंगाना और ये है, कर्नाटक वाला बीच में ये एरिया लाई करता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा रॉन्ग। द नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो यस, आप जो है कि मैसूर क्या है? मैसूर आपका मॉडर्न डे यहाँ पे हमारा कर्नाटक वाला ही रीजन है जो कि हमारा विजयनगर एम्पायर से इमर्ज होकर आया है। तो ये इंडीड हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, जो मैं रफली आपको बना के दिखाऊं। तो ये विजयनगर एम्पायर यहाँ पे है। यहीं पे हमारी कौन सी डायनेस्टी निकल के आई थी आफ्टर द विजयनगर एम्पायर? वोदियार डायनेस्टी। यहाँ पे वोदियार डायनेस्टी थी जो कि हमारी फैमिली लीनेज है वोदियार। तो यहाँ से निकल के आए थे, जो कि प्रोमिनेंटली हिंदू डायनेस्टी थी। तो ये हमारे इस किंगडम से निकल के आती है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि रोहिलकांड किंगडम, आपका रोहिलकांड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द अहमद शाह दुरानी। अब देखिए दुरानीज आर दी योर, ये दुरानीज कौन थे? दे आर ऑल्सो दी अफगान रूलर्स। हमें जो है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो है कि अफगान रूलर्स देखने को मिले थे, जो कि कौन थे? लोधीज थे, जो कि ऊपर रूल करते हैं। देन लेटर ऑन जो है कि ये दुरानी एम्पायर जो कि हमें देखने को मिलता है। तो क्या ये कह रहे हैं दुरानीज आर दी अफगान? बट यहाँ पे स्टेटमेंट जो कह रहा है कि आपका रोहिल कांड है वो फॉर्म आउट होता है टेरिटरी दैट इज ऑक्यूपाइड बाय दी दिस अहमद शाह दुरानी। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ये जो है कि हमारा डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आपका जब होने लगता है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर टेक प्लेस करता है, जानते हैं 1707 से डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पे 1721 में आपके रोहिल कांड अरोज करते हैं और इस एरिया को जो है कि रूल करते हैं, आपके जो है कि ऊपर वाले एरिया को, जहाँ पे प्रिंसली स्टेट ऑफ आपका रामपुर प्रिंसली स्टेट जो है बनता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो ये हमारे जो है कि कहाँ से रोहिल कांड जो है किंगडम
अहमद शाह दुरानी से निकल के नहीं आया है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप इसमें जो है कि आपको क्लियरेंस मिली होगी कि ये कहाँ से कौन सा एम्पायर निकल के आया है। तो यहाँ पे हमारा जो है कि स्टेटमेंट जो है कि ओनली 2 इज द करेक्ट, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर होगा। यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट, इसको जो है कि एक बार में मैं आपको समअप करूँ तो देखने को मिलेगा कि निजाम ऑफ द आर्कोट जो कि कर्नाटिक रीजन है, आपका हैदराबाद स्टेट से इमर्ज होकर नहीं आया है। कर्नाटिक इज समथिंग मिडिल वाला एरिया। देन मैसूर किंगडम है, वो जो है कि वायदयार डायनेस्टी है, तो ये हमारा विजयनगर एम्पायर से निकल के आया है। देन योर रोहिलखंड किंगडम, ये हमारा कहाँ से, अहमद शाह दुरानी से निकल के नहीं आया, तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। देन इसके बाद जो है कि डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सर्टेन फॉलोइंग पेयर्स हैं, यहाँ पे औरंग है, इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर सही मैच है कौन सा नहीं है। तो आइए वन बाय वन करके इसको हम देखते हैं। तो पहला पेयर कह रहा है योर औरंग। औरंग जो है कि यहाँ पे पहला पेयर है विच इज़ योर लिटरली मीनिंग। ये देखिए मैंने आपको प्रीवियसली सेशंस में एंशिएंट वाला सेशन आपको याद होगा, तो एक क्वेश्चन था जहाँ पे ये क्वेश्चन दैट आई थिंक जो है कि रिपीट किया गया है। औरंग क्या होता है, ये वेयर हाउस से रिलेट करता है। यहाँ पे सॉरी मॉडर्न वाले हिस्ट्री में पढ़ा था। औरंग क्या होता है, वेयर हाउस होता है, जो पर्शियन वर्ड है। औरंग इज द पर्शियन वर्ड, लिटरली मीन्स यहाँ पे इसका वेयर हाउस से रिलेट करता है। वेयर हाउस क्या होता है, जो भी ये फैक्ट्रीज बनाते थे तो उसको रखने के लिए हमें जो है कि कोई ना कोई स्टोरेज चाहिए होता था। उसी स्टोरेज रूम को जो है कि औरंग कहते थे, जो कि हमारे पर्शियन वर्ड है और उसका लिटरल मीनिंग होता है वेयर हाउस। तो पहला पेयर तो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच हो जाएगा क्योंकि औरंग का मतलब वेयर हाउस है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया देखिए, बनियान। यह देखिए जो बनियास हो गए, जैसे बनिया कास्ट होती है वहाँ पे बनिया जो है कौन थे, दीज आर दी मर्चेंट्स। तो ये कौन होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, इनको याद रखिएगा। तो सिंपली बेसिक सा मीनिंग है, मर्चेंट्स है जो कि एक्ट करते थे एज द इंटरमीडियरीज, यहाँ पे इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते थे। जो भी ट्रेड होता था बंगाल रीजन में, बंगाल रीजन में ट्रेड होता था यूरोपियन कंपनी से, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये बनियास जो है कि इंटरमीडियरीज थे, तो ये इंडियन एजेंट होते थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन मीरा सिदार जो है कि मीरा सिदार जो है कि क्या है, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। तो क्या ये करेक्ट है, तो यस, ये हमारे रयोतवारी सिस्टम के अंदर जो है कि देखने को मिला था। कौन से, रयोतवारी सिस्टम। और इसको किसने, हेक्टर मुर्मू ने जो है कि इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो रयोतवारी सिस्टम में आपके मिर्सादार देखने को मिलते हैं जो कि डेजिग्नेटेड रेवेन्यू आपको स्टेट को असाइन करते हैं। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, जो भी हमारे लैंड टेनेंट्स थे, लैंड्स थे उनके टेनेंट्स होते थे, वो जो है कि बेसिकली इस इनकम को निकाल के देते हैं। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी ये जो दिया हुआ है इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी स्टेट, ये हमारे जो है कि वाइसरॉय और गवर्नर के काम हुआ करते थे, उनके अंडर जो है कि ब्रीफली आप मॉडर्न हिस्ट्री से रेफर करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं विद रेफरेंस टू दी मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है वो बताना है। यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है और मियाँ तानसेन हमारा, इनके बारे में क्या करेक्ट नहीं है। तो लेट सी वन बाय वन, जो कि यहाँ देखते हैं 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, एक हमारा इनकरेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि दिस तानसेन वॉज द टाइटल गिवन हिम बाय द एम्परर अकबर। तो क्या ये तानसेन जो आए थे इंडिया में, फॉरेनर ट्रैवलर्स थे, ये जो है मियाँ टाइटल इनको देने वाले अकबर थे। तो नॉट, ही इज़ नॉट दी टाइटल जो है देने वाले तानसेन को, ये अकबर नहीं थे। वो कौन थे, ये हमारे ग्वालियर जो था आपके एमपी में ग्वालियर है, वहाँ के किंग राजा विक्रमजीत, राजा विक्रमजीत गेव्स दी तानसेन दी टाइटल ऑफ द मियाँ। तो ये आपका जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यही स्टेटमेंट गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए तो आपका तानसेन ने जो है कि ध्रुपद म्यूजिक था, जब हम आर्ट एंड कल्चर में म्यूजिक सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, म्यूजिक ऑफ द इंडिया, तो जानते हैं हमारे क्लासिक और कर्नाटिक म्यूजिक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हाउस ऑफ द म्यूजिक हुआ करते थे। इन हाउस ऑफ द म्यूजिक में हमारा ध्रुपद म्यूजिक था, जो कि कंपोज किया था तानसेन ने ही कंपोज किया था ऑन दी हिंदू गॉड और गॉडेजेस। यहाँ पे हिंदू भगवान पे जो है कि म्यूजिक इन्होंने कंपोज किए थे। तो ये आपको याद रखना है। और जानते हैं ये दीज आर वेरी क्लासिकल सॉन्ग्स। आजकल के जो है कि हिप हॉप और इन सब के ज़माने में कोई क्लासिकल सॉन्ग सुनता नहीं है, तो यहाँ पे आप जो है कि थोड़ा डीप डाउन करेंगे तो क्लासिकल सॉन्ग जिनकी ये चॉइस है, तो ध्रुपद म्यूजिक भी सुनने को मिलता है आपको। तो इसको देख के आप रिलेट करके याद रखेंगे। बाकी तानसेन ने कंपोज किया था सॉन्ग्स ऑन दी पैटर्न्स, तो यह जो है कि आपके पैटर्नाइज जितने करते थे उनके ऊपर सॉन्ग्स थे। बाकी तानसेन ने ही आपके रागाज, जो राग होते हैं, ये सा रे गा मा पा, आप देखते हैं जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ दी रागाज हैं, इनको जो है कि इन्वेंट किया था। बाकी हमारे इंडिया में देखें तो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में, कौन से, भारत मुनि नाट्य शास्त्र में हमें अपने थिएटर्स और म्यूजिक की इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ दी राग्स वहाँ पे पहले से मेंशन है। तो इसको आप ब्रीफली यहाँ से रिटेन करेंगे। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू दी मुगल इंडिया। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि हमें क्या बताना है, मुगल इंडिया से रेफरेंस करते हुए डिफरेंस और डिफरेंस बिटवीन दी जागीरदार और जमींदार। यहाँ पे जागीरदार कौन है और जमींदार क्या है, इनमें डिफरेंस बताना है। तो पहले देखिए जमींदार कौन होते थे,
जमींदार्स आर दोज पीपल जिनके पास हेरिडेटरी लैंड है, मीन्स यहाँ पे नेचर ऑफ दी हेरिडेटरी लैंड फॉलो करते थे और जो है कि इसको सर्टेन प्रिविलेजेस थे कि लैंड जो है कि आपके फादर की है तो वो सन को ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे आपका जमींदारी सिस्टम में जमींदार वही होते थे जो हेरिडिटरी फॉलो अप की जाती थी। बाकी जागीरदार जागीर्स होते थे, ये जो है कि आपके जो भी दिल्ली सल्तनत या मुगल टाइम पीरियड पे ये लोग जागीर अनाउंस करते थे। जैसे कोई मिलिट्री में है तो उनको जो है कि लैंड ग्रांट दे देंगे, ये जागीर इनको दी जाएगी, इससे रिवेन्यू एक्सट्रैक्ट करके अपनी सैलरी फुलफिल करें और जो है आपके जितने भी सरप्लस अमाउंट बचे तो अपनी सैलरीज और आर्मी को मेंटेन करें। तो ये कुछ इस टाइप का जागीरदार सिस्टम है जो कि मैंने आपको लेमन टर्म में समझाने की कोशिश की। आई होप ये समझा आया होगा आपको। और यहाँ पे देखें तो पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि जागीरदार क्या है, वर दी होल्डर्स ऑफ द लैंड असाइनमेंट इन द लीव ऑफ द जुडिशियल एंड द पुलिस ड्यूटीज। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने बताया कि जागीरदार जो है कि होल्डर्स ऑफ द लैंड है, क्या इसके ऑनर है? तो बिल्कुल गलत बात है, जागीरदार नहीं, ये जमींदार होते हैं। वेयर आर दी जमींदार, जमींदार के बारे में क्या कर रहा है कि वर दी होल्डर्स ऑफ द रिवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन दी रिवेन्यू कलेक्शन। तो ये गलत है, ये जो है कि उल्टा लिख दिया है इन्होंने, वाइस वर्सा कर दिया है, उल्टा लिखा है। ये जमींदार होते थे जो कि आपका लैंड रिवेन्यू के असाइनमेंट को जुडिशियल और पुलिस फंक्शन और उसके होल्डर्स होते थे। आपके जागीरदार होते थे जो रिवेन्यू राइट्स को होल्ड करते थे बट अदर देन इसके कोई भी राइट्स को होल्ड नहीं करते थे। तो आई होप ब्रीफली आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि लैंड असाइनमेंट टू द जागीरदार्स वर दी हेरिडेटरी एंड रिवेन्यूज राइट्स ऑफ द जमींदार वर नॉट हेरिडेटरी। ये बेसिकली मैंने बता दिया, ऊपर ही उल्टा लिख दिया है फिर से इन्होंने। ये आपके जागीरदार और जमींदार ये क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पे जमींदार जो है कि आपके नॉन हेरिडेटरी थे और यहाँ पे जमींदार हेरिडेटरी हुआ करते थे और जागीरदार नॉन हेरिडेटरी थे। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारा गलत है, यहाँ नाइदर 1 और 2 दोनों ही करेक्ट नहीं है। तो इसको जो क्या बिल्कुल रिटेन करेंगे। देन नेक्स्ट देखिए तो हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल प्रोटिएट। तो यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन से मुगल एम्परर है जिन्होंने शिफ्ट किया, अपना एम्फेसिस डाला जो इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट टू एल्बम। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटेड स्क्रिप्ट से एल्बम में आने वाले कौन से किंग है? तो यहाँ पे आपको दिखेंगे इट इज़ योर किंग जहांगीर, जो कि मानते हैं ये बहुत ही फॉन्ड ऑफ दी योर आर्ट एंड लिटरेचर। जो है कि आर्ट एंड लिटरेचर में देखिए तो इनके बहुत सारे पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं इनके टाइम पीरियड पे। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखने को मिलता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ दी पेंटिंग्स ऑफ हिज ओन लाइफ। यहाँ पे बर्ड्स के पेंटिंग हो गए, पिकॉक्स की बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग इनके टाइम पीरियड पे देखने को मिलती है। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली कि जो भी कौन से मुगल रूलर थे यहाँ पे जहांगीर के टाइम पे आपके जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे उनको जो है कि पिक्टोग्राफियल फॉर्म में ज़्यादातर पिक्चर्स को कैप्चर किए जाने लगा। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, ये जहांगीर थे। और बाकी मुगल एम्परर के जो भी यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ कर दूँ, यहाँ पे आइए थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दें कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या थी। क्रोनोलॉजी को थोड़ा मैं समझा देता हूँ, कौन किसके सक्सेसर थे कौन नहीं थे, ये हमने हर सेशन में किया था। तो यहाँ पे भी आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। दीज आर दी क्रोनोलॉजी ऑफ द मुगल एम्परर किंग्स। देखिए यहाँ पे फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर कौन थे? योर बाबर। बाबर जो है कि फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत इन द ईयर 1526 जब टेक प्लेस करती है बिटवीन द इब्राहिम लोधी एंड द बाबर। और यहाँ पे बाबर विक्टोरियस इमर्ज होते हैं और फाउंड करते हैं आपका क्या मुगल एम्पायर। और यहीं पे बाबर ही हैं जो इंडिया में गन पाउडर मीन जो है कि कैनन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस पर भी क्वेश्चन है प्रीवियसली आस्क्ड इन द पेपर, तो देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है टेबल फॉर्मेट में आपको ये नोट्स मिलते हैं जो कि मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। इसको याद रखेंगे, इन्होंने 4 साल के लिए रूल किया बट कंसोलिडेटेड एम्पायर बना के दिए। फिर जब हुमायूं आते हैं इनके सक्सेसर, यहाँ पे देखिए मैं इसको याद करने का अपनी मौलिक बता दूँ। तो देखिए बाहू बाबर हुमायूं, बाबर हुमायूं बहू, बहू किसकी थोड़ा सा वेग लगेगा आपको बट इससे जो है कि रिलेटिवली याद रख सकते हैं। देखिए बहू अकबर की, जहाँ शाह और औरा, तो इसे याद रख सकते हैं किसकी? बहू अकबर की। और जहाँ जाए वहाँ पे शाह जहाँ हो, जहाँ जाए शाह करे और उनका औरा हो तो औरंगजेब। यहाँ 1707 तक प्रोमिनेंटली हमें जो है कि मेजर रूलर्स थे यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। तो इसको रिलेट कर लेंगे। फिर औरंगजेब के बाद आपके जो है कि बहादुर शाह, थोड़े यहाँ से वीक रूलर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बहादुर शाह फर्स्ट और लास्ट रूलर थी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे कौन रूलर थे मुगल एम्पायर को दिल्ली को रूल करने वाले? बहादुर शाह सेकंड थे जो कि लास्ट मुगल एम्पायर होते हैं। यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे भी यही रहते हैं लीडर, तो इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ से डिक्लाइन ऑफ द मुगल हो जाता है और 1858 में आपको क्राउन रूल को ट्रांसफर कर दी जाती है पावर। तो ये पूरा आपको क्रोनोलॉजी याद रहना चाहिए कि यहाँ तक औरा तक तो याद करा दिया। देन बहादुर शाह से शुरू होगा और बहादुर शाह फर्स्ट और सेकंड पे ही खत्म होगा। फिर बहाजहाँ फारूक सियार आएंगे, बहाजहाँ फारूक
यहाँ पे मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड और अकबर सेकंड। यहाँ पे देखिए अकबर सेकंड और अकबर में कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। यहाँ पे कैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बाबर है, हुमायूं, बाबर का हुमायूं के अकबर, ये जो है कि इनके बेटे थे, ये इनके बेटे थे। देन शाहजहां आएंगे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये सब कहानियां मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा। तो ये जो है कि क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। बाकी देखिए तो इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन कौन सी लड़ी गई थी, तो देखिए 1556 में आपकी पहली पानीपत की बैटल थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई, जो फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर रखते हैं। देन जो है कि बैटल ऑफ द कानवा थी 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ी गई, जो कि कंसोलिडेटेड एम्पायर इन दी नॉर्थ इंडिया करते हैं। देन बैटल ऑफ द चंदेरी होती है, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में टेक प्लेस करती है, किसके बीच में, बाबर एंड मदीनी राय के बीच में, जहाँ पे राजपूत रेजिस्टेंस जो था, जो भी आपके नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ इंडिया में राजपूत रेजिस्टेंस को क्रश करते हैं और अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करते हैं। देन इंपॉर्टेंट बैटल कौन सी है, यहाँ पे बैटल ऑफ द चौसा है गाइस, जो कि 1539 में लड़ी जाएगी शेर शाह और हुमायूं के बीच में, जो कि एक थोड़ा सा ब्रेक डाउन फेज मिलेगा कब, जब ये हुमायूं आएंगे। तो यहाँ पे हुमायूं के बाद आपको जो है कि थोड़ा सा बीच में ब्रेकडाउन फेज मिलेगा। यहाँ पे आपकी सूरी डायनेस्टी होती है, शेरशाह सूरी रूल करते हैं बैटल ऑफ चौसा में मुगल को डिफीट करके। फिर लेटर ऑन जो है कि हुमायूं आपके चले भाग जाते हैं कहाँ पे, अरब और पर्सिया रीजन में, जो है कि रिफ्यूज टेक प्लेस करते हैं, फिर वहाँ से स्ट्रांगली कम बैक करते हैं। और आपकी नेक्स्ट बैटल जो है कि बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज में 40 में जो है कि एक बैटल होती है, जो कि यहाँ पे रूल एंड करते हैं। देन लेटर ऑन जब यहाँ पे आते हैं आपके 1526 में, जब 1556 में लेटर बैटल ऑफ द पानीपत होता है, और अकबर जो है कि आपके कोरोनेशन करते हैं और रिस्टोर ऑफ दी मुगल पावर करते हैं, जो कि ब्रीफली मैंने आपको समझाया। फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप आ जाएंगे, जो कि अरबों से लड़ेंगे। यहाँ सिंबल ऑफ द राजपूत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि मराठा एम्पायर इमर्ज होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे चौथ जैसे सिस्टम ये सब देखने को मिलेगा आपको। देन हल्दी घाट के बाद जो है कि समूहगढ़ का युद्ध होगा, खाजवा का, डेक्कन वॉर्स होंगी, क्योंकि मैंने बताया डेक्कन वॉर्स आर बेसिकली फॉर एंग्लो मराठा वॉर्स हो गई, कुछ कुछ देखने को मिलेंगी यहाँ पे। फिर बैटल ऑफ बक्सर, ये सब ब्रीफली याद रखना है, प्लासी की बैटल, बैटल ऑफ बक्सर क्वेश्चन से थ्रू कर लेंगे। यहाँ किंग्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है कि मिलिट्री के क्या पावर है, पॉलिटिकल सोर्स लिमिटेशन क्या है, तो ये सब नोट्स में आपको एक्सेस करा दूंगा, तो इसको आप काइंडली गो थ्रू कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके। यहाँ हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को वापस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया गाइस, एक मिनट। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है, आई होप ये क्वेश्चन पहली बात तो आपको क्लियर हुआ होगा, जिसकी वजह से मैंने आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल शिफ्ट समझा दी कि क्रोनोलॉजी किंग्स की क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे बाबर आए, बाबर से हुमायूं सक्सीड करते हैं, देन अकबर, यहाँ पे देन जहांगीर, फिर शाहजहां और जो है कि औरंगजेब। ये हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर है किसके, मुगल एम्पायर के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द कृष्णदेव द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, हमें बताना है क्या, जो विजयनगर एम्पायर के रूलर थे कृष्णदेव, उनका टैक्सेशन सिस्टम के बारे में यहाँ स्टेटमेंट दी है। और लेट्स सी कि यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आइए वन बाय वन करके यहाँ पे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, जो टैक्स रेट था लैंड्स पे वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। तो क्या हमारे विजयनगर एम्पायर में जो भी टैक्स लिया जा रहा था लैंड्स पे, जो लैंड रिवेन्यू जनरेट करनी थी, क्या वो क्वालिटी ऑफ द लैंड पे डिपेंड करती थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लिंक करेंगे, मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग दी संगम एज, मीन्स यहाँ पे जो साउथ साउथ इंडिया में जब हमारा 300 बीसी से 300 एडी का पीरियड चल रहा था ऑफ संगम में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज रूल करती हैं, यहाँ पे चेराज, पांड्याज, चोलाज यहाँ रूल करते हैं, तो इन्होंने कैटेगरी ऑफ द लैंड्स बनाई थी। कैटेगरीज ऑफ दी लैंड्स यहाँ पे शुरू से देखने को मिली थी, आपको याद आ रहा होगा कुरुंजी मैंने बताया था, यहाँ पे मुजरिस बताया था। तो ये सब कुछ कैटेगरीज ऑफ द लैंड पहले से ही इन बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया था, और वही फॉलो अप होते आया आपके संगम एज में। लेटर ऑन पल्लवास ने फॉलो किया इसको, इस टाइप का थोड़ा सिस्टम। लेटर ऑन जो हमारे चोलास थे, चोलास ऑफ इंपीरियर चोला, इन्होंने भी फॉलो किया। और यहीं पे जो विजयनगर एम्पायर निकल के आती है, वो भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम फॉलो करते हुए देखने को मिलती है। क्वालिटी ऑफ द लैंड पे वहाँ पे आपको टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राइवेट ऑनर ऑफ द वर्कशॉप पेड ऑन द इंडस्ट्रियल टैक्सेज। इंडस्ट्री के जो भी टैक्स होते थे, जो भी आपके कोई भी प्राइवेट वर्कर्स हो गए, प्राइवेट वर्कर, वो क्या जो है कि आपके टैक्स को देते थे वर्कशॉप पे। तो यस इंडीड ये भी हमारा करेक्ट है कि कोई भी अगर कोई दुकान चला रहा है या कुछ कर रहा है इन दी विजयनगर एम्पायर, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा आपके उस प्राइवेट इंडस्ट्री टैक्स के अंडर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी दुकान हो सकती है, ABC दुकान मान लीजिए, अलग अलग प्रोफेशन की अलग अलग दुकानें हैं, वो वहाँ के एक फ्यूडल लॉर्ड होगा, जो भी वहाँ पे वेसल बनाए गए होंगे, वहाँ पे फ्यूडल चीफ्स होंगे,
वो फ्यूडल चीफ्स क्या करेंगे, उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देंगे। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे वो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। विद दैट हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंजाराज ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड इंडियन हिस्ट्री में जनरली कौन थे, जो बंजारास थे जनरली वर हु वर दे आर इन दी ड्यूरिंग मिडीवियल पीरियड के टाइम पे बंजारास कौन थे, तो यहाँ पे देखेंगे सो स्टैटिक क्वेश्चन है, क्या वो एग्रीकल्चरिस्ट है, वॉरियर्स है, आपके वीवर्स हैं, क्या वो ट्रेडर्स हैं। तो आपने देखा होगा बंजारास कौन होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रोम करें और उसी के बीच में वो अपना सारी लाइवलीहुड एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये किस काम में इंडल्ज रहते हैं बंजारास, बंजारास जो है आपके ट्रेडिंग पर्पज से इंडल्ज रहते हैं। वो एक प्लेस पे रहेंगे, यहाँ से कुछ जो है कि अपना रॉ मटेरियल है, यहाँ पे कुछ सामान खरीदेंगे, फिर दूसरी जगह बसेरा लगा के वहाँ पे उसको सोल्ड आउट करेंगे और फिर नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे। तो इसी तरीके से इनका प्रोसेस चलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा इमेजिन करने के लिए बता दूं, यहाँ पे ए प्लेस, बी प्लेस, या फिर मान लीजिए सीजन 1 में कुछ हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे जूट जूट की यहाँ पे खेती ज़्यादा है, तो यहाँ पे जूट से प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर वो देखेंगे कि यहाँ पे जो है कि इसको बेचेंगे। फिर यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे मान लीजिए कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा है, यहाँ पोट्री है, यहाँ की मिट्टी अच्छी है, तो यहाँ से पोट्री बनाएंगे ड्यूरिंग दिस सेलिंग टाइम, और फिर उसको लेके यहाँ ए प्लेस या कोई सी प्लेस पे जाके उसको सोल्ड आउट करेंगे। तो बंजारास कुछ इस तरीके से काम करते थे। और ये आपने बहुत ही मूवीज में देखा होगा, ये कैरी करते हैं अपने साथ बुल्स को, जहाँ पे एक कार्ट बना के, बुल्स कार्ट बना के अपने सामान को इधर उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। बेसिकली ट्रेडर्स हुआ करते थे। देन नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द मिडीवियल इंडिया, टर्म अगरहट्टा। अगेन ये सेम क्वेश्चन है गाइस, तो इसको जो है कि आप कर लेंगे। ये क्या है, बॉन्डेड लेबर, ये सब जो है कि आप कर सकते हैं। ये एक वाटर साइड मैकेनिज्म है फॉर द इरिगेशन, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिडीवियल इंडियन स्टेट में, ये क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन ही हमारे सीरीज का यही था, पहला क्वेश्चन हमने बिल्कुल सेम यही देखा था, जिसका बेसिकली मैं बताऊं तो वहाँ पे मैंने एक टर्म यूज नहीं किया हुआ, इट इज द पर्शियन व्हील फॉर द इरिगेशन। इसको लिटरली क्या कहते हैं, पर्शियन व्हील ऑफ इरिगेशन। तो इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ये थोड़ा पर्शियन व्हील था जो कि वेल से हो गया, कैनाल से अप वाटर अपलिफ्ट करके आपके एग्रीकल्चर लैंड में जो है कि फिलअप करता है। देन इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मिडीवियल इंडियन स्टेट में और प्रेजेंट रीजन, तो यहाँ पे हमें कुछ रीजन दिए हुए हैं और बताना है ये कौन सा प्रेजेंट टाइम में है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि चंपका, चंपका रीजन जो है कि कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में। तो क्या ये सही मैच है कि नहीं, सेंट्रल इंडिया में है। तो आपका चंपका देखें तो बेसिकली ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश सेंट्रल इंडिया तो है नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। देन कह रहा है दुर्गरा, दुर्गरा क्या जम्मू में है, तो यस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा करेक्ट मैचिंग है, ये दुर्गरा जो है कि जम्मू स्टेट में है प्रेजेंट डे। और ये किस रीजन में है, इन द लोकेशन ऑफ द मैप इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, कु कुलुता, कुलुता क्या मालाबार रीजन में है, तो ये भी हमारा गलत है। यहाँ पे जो है कि मालाबार रीजन में देखने को नहीं मिलता है। कुलता आपको जो है कि कहाँ, कुल्लू, ये कुलता क्या है, प्रेजेंट डे जो है कि कुल्लू जो है कि जानते हैं, कुल्लू ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली आपने खूब सुना होगा, तो यहाँ पे भी ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। दीज आर दी हिल्स, बेसिकली देखें तो ये हमारा हिली एरिया है, तो ये सब जो है कि देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। सो मच स्टैटिक नेचर है गाइस। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो है कि रेज करने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि हिस्टोरिकली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्रीज में इनके बारे में दी हुई है जानकारी। जैसे हमारे एनसीईआरटी की बुक में हो गया, यहाँ पे कुछ रेड्स हुई हैं, मीन्स यहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश लोकेशन में देखिए तो कहाँ है, ऊपर यहाँ पे इधर पंजाब है, इधर हिमाचल है, और ये इधर से इन्वेट करने का, या जो है कि जम्मू वाले रास्ते से आके यहाँ पे रेड्स हो रहे हैं, लूट्स हो रहे हैं, दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे प्लेसेस जो है कि पुराने नाम के साथ पूछ लेता है कमीशन कि यहाँ पे प्रेजेंट डे में किस स्टेट में है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कि थोड़ा टैकल करना आना चाहिए आपको रफली आइडिया के साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी, एक न्यू सिटी फाउंड किया ऑन द साउथ बैंक ऑफ ए ट्रिब्यूटरी रिवर कृष्णा। यहाँ पे कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी पे एक नई सिटी फाउंड की है, और अंडर टुक द रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ द डाइटी टू whom द लैंड ऑफ द साउथ रिवर कृष्णा वाज सपोज टू बी बिलोंग। तो इन्होंने क्या किया है, एक कृष्णा रिवर के साइड में एक नई सिटी बसाई है, और ये एज ए एजेंट ऑफ द डाइटी जो है रूल कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द गॉड। तो यहाँ पे पहला स्टेट जो कि हमें बताना है ये कौन से राजा है,
ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब विजयनगर इस एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था, ये स्टोरी जो है कि किससे रिलेट कर रही है, हमारे विजयनगर एम्पायर से ये स्टोरी रिलेट करती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हरिहरा एंड बुक्का, हरिहरा एंड बुक्का हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और यहाँ पे अपनी संगम डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं इन द ईयर 1336 विच मार्क्स द विजयनगर एम्पायर। और फिर लेटर ऑन से जानते हैं इनको सक्सीड करते हैं आपके सुलवा तुलवा एंड अरिविद्दु, ये सब बातें जो है कि आपको इन्फॉर्म होंगे। तो ये साउथ ऑफ दी जो है कि आपका रिवर कौन सी, कृष्णा में देखें तो आपका तुंगभद्रा रिवर थी, तुंगभद्रा रिवर वहाँ पे जो है कि स्टार्ट करते हैं। और तुंगभद्रा पे ही क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रायचूर दोआब है, रायचूर दोआब है इस वजह से। तो ये ब्रीफली आपको याद रखना है। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये मैंने आपको समझा दिया, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अराइवल ऑफ द बाबर इनटू द इंडिया लेड टू दी, तो यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दिया है और बताना है कि बाबर के अराइवल से इंडिया में क्या क्या चीजें फाउंड हो रही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ द गन पाउडर इन दी सब कॉन्टिनेंट, तो क्या अराइवल ऑफ द बाबर के टाइम पे ही हमारा जो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द गन पाउडर हुआ है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं गाइस, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें बताना क्या है, यहाँ पे हमें करेक्ट चूज करना है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द गन पाउडर इन दी सब कॉन्टिनेंट, बाबर ने इंडिया में गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया है, तो नहीं, बाबर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिलेगी। क्योंकि गन पाउडर जो है कि इंडिया में बिलीव किया जाता है मिड 14th सेंचुरी, मिड 14th सेंचुरी का मतलब हो गया आपका अप्रॉक्सीमेटली 1350 में इंट्रोड्यूस हो गया था। और ये माना जाता है कि ये मंगोल्स ने अर्लियर जो है कि इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये यहाँ किसको ने, मंगोल्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट होता है कि बाबर ने कैनन इंट्रोड्यूस किया, तो यस ये करेक्ट होता। पर हमारा यहाँ पे क्या होगा, 1350 में मंगोल्स ने जो है कि गन पाउडर इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन दी रीजन्स आर्किटेक्चर, जो ये हमारे जितने भी आर्किटेक्चर बनते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसमें ये डोम्स हो गए या कोई भी जैसे डोम्स हमारे जो है कि बिल्डिंग के ऊपर जो है कि आपको देखने को मिलेगा, डोम्स हो गए, और कोई भी बिल्डिंग है उसमें आर्क वाला शेप है, क्या इसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये भी हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन गलत है। क्योंकि आर्किटेक्चर में जो आर्क्स थे और डोम्स थे वो पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके थे, और ये जो है कि इंट्रोड्यूस किसने किए थे, ये हमारे दिल्ली सल्तनत में ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत इट वाज इंट्रोड्यूस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनी बिल्डिंग्स, तो ये बात याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ताइमरूड डायनेस्टी इन द रीजन, तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि ताइमरूड डायनेस्टी जो है कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, तो यस ये हमारा करेक्ट है। बाबर से पहले आप जानते हैं कौन सा एक इन्वेजन था, तैमूर इन्वेजन, जो कि एक ही बार टेक प्लेस किया है, यहाँ पे तैमूर का इन्वेजन था। और यहाँ पे आपको तैमूर डायनेस्टी देखने को मिलेगी, देयर पेरेंटल रूल यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 इज द करेक्ट। आई होप ये ब्रीफली आपको समझ में आया होगा, इसमें जो है कि कोई भी डाउट नहीं होगा। और ये बाबर जो था, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है बाबर के बारे में, दे assume the Taimurs as their descendants मानते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या मानते हैं, डिसेंडेंट्स मानते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। फिर इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि इबादत खाना एट द फतेहपुर सीकरी वाज, ये इबादत खाना किस लिए बनाया गया था, मैंने आपको ऊपर बताया था कि इट वाज एस्टेब्लिश बाय अकबर, तो इसको अकबर ने बनाया था। और क्यों बनवाया था, फॉर द ट्रांसलेशन पर्पज, यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन होते हुए देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं कि मॉस्क्यू फॉर द यूज ऑफ द रॉयल फैमिली, ऐसा कुछ नहीं था। अकबर का प्राइवेट प्लेस था प्रेयर करने के लिए, ऐसा भी नहीं था। हॉल था एक जहाँ पे अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर्स ऑफ द वेरियस रिलीजन, ये आपको थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, शायद आपको जो है कि सही ना लगे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं रूम इन विच नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस रिलीजन्स गैदर टू डिस्कस द रिलीजियस अफेयर, तो क्या वो जो है कि आपके धर्म और जो है कि इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए बनाया गया था, तो नहीं, यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स थे, याद रखिएगा मैंने क्या बताया, इबादत खाना क्या था, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द स्कॉलर्स आते थे, लिटरेरी वर्क करते थे और जो है कि टेक्स्ट ट्रांसलेट करते थे। यहीं पे आपको पहला पर्सन टेक्स्ट भी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन में उस टेक्स्ट जो है कि आप टाइप करेंगे आप। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर होगा, ये हॉल था जहाँ पे अकबर डिस्कशंस लेता था वेरियस स्कॉलर से, जो कि अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। यहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन कोई नहीं होती थी, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दोनों ही आपको सिमिलर स्टेटमेंट दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई यू डोंट कंफ्यूज इन दिस गाइस। और यहाँ पर आंसर हमारा होगा कि स्कॉलर से डिस्कस करता था, जो कि अलग अलग धर्म के बिलोंग करते थे, अलग अलग धर्म से
और वहाँ पे आपके ट्रांसलेशन जैसे वर्क को हेल्ड किया जाता था। देन नेक्स्ट देखिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इमीडिएट रीजन पूछ रहे हैं हमसे कि अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत। तो यहाँ पे इमीडिएट रीजन क्या था कि अहमद शाह अब्दाली जो है इन्वेड करता है इंडिया और फाइट करता है थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत। तो इसको ये बताना है हमें आंसर। और यहाँ पे पहली चीज आपको क्या बतानी चाहिए कि थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत कब लड़ी गई थी। तो यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत कब लड़ी गई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। पहली जो है कि 1526 में, देन जो है कि 56 में, और तीसरी जो है कि मैं 17 का हिट कर दे रहा हूँ आपको, जो है कि 17 में लड़ी गई है। तो मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत आपका 17 और डैश डैश है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा ईयर है जहाँ पे बैटल ऑफ द पानीपत लड़ी गई है। और इतना जो है कि आपको ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए, इसलिए मैं कमेंट करने को कहता हूँ ताकि हमारा इंटरेक्शन भी बने रहे। तो आइए जो है कि इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इमीडिएट रीजन, तो वन बाय वन करके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। कह रहा है कि ही वांटेड टू अवेंज द एक्सपल्सन ऑफ वाइसरॉय तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर बाय द मराठास। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? हम देखते हैं, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। देन कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट फ्रस्ट्रेटेड गवर्नर थे आपका जुलंधर इदीना बेग खान इनवाइटेड हिम टू इन्वेड द पंजाब। क्या ये रीजन था आपका थर्ड बैटल पानीपत का? नेक्स्ट कह रहा है कि वांटेड टू पनिश द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ रिवेन्यूज, जहाँ पे चहर महल था गुजरात ये सब, क्या यहाँ पे जो है कि पनिश करना था मुगल्स को? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। वांटेड टू अनेक्स द ऑल फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द पंजाब टू द बॉर्डर अप टू दिल्ली और हिज किंगडम। तो ये एक्सपेंशन का पर्पस था थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत का। तो नहीं, ये सब जो है कि इमीडिएट कॉज नहीं था। इमीडिएट कॉज था कि ये अवेंज करना चाहता था एक्सपल्सन ऑफ द वाइसरॉय तैमूर शाह फ्रॉम द लाहौर बाय द मराठास। तो मराठास के बीच में ये कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ये वॉर लड़ी गई है, जहाँ पे ये थोड़ा अपना बदला लेना चाहता था। जो इसका वाइसरॉय था उसका, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर सही होगा। और यहाँ पे मराठा कमांडर कौन थे यहाँ पे, जो कि ये आपके अहमद शाह अब्दाली, और इनके साथ जो है कि वर्सेस में कौन थे यहाँ पे, सदाशिव राव थे। सदाशिव राव जो कि बैटल आपके लड़ते हैं इन दी ईयर, मैं बता देता हूँ 1761। आपका डेट भी याद रख लीजिए, 14 जनवरी 1761 में पानीपत के ग्राउंड में ये युद्ध होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी देन मराठा पेशवा जो थे ये हमारे सदाशिव राव, ये कैप्चर क्या कर लेते हैं, ही कैप्चर्स दी लाहौर। ये कैप्चर्स लाहौर, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे आपको मराठा पेशवा जो है कि कैप्चर करते हैं लाहौर और किक कर देते हैं तैमूर शाह को। यहाँ पे तैमूर शाह को कैप्चर कर लेते हैं, दैट्स वाई जो है कि ये हमारा थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत होता है। यहाँ पे क्या होता है, तैमूर शाह को जो है कि यहाँ से किक करके लाहौर से आपका लाहौर को कैप्चर करते हैं। इसी यही इमीडिएट रीजन बनता है कि अहमद शाह अब्दाली एवेंज करने आता है। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा व्योदयार फाउंडेड द किंगडम ऑफ द मैसूर हु वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो कौन से राजा थे यहाँ पे, आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन है guys, मैंने ऊपर भी आपको बताया था। जब विजयनगर एम्पायर जो है कि डिक्लाइन करता है, तो यहाँ पे आपको किंगडम ऑफ द मैसूर देखने को मिलता है। क्या आपको देखने को मिलता है? किंगडम ऑफ मैसूर, यू आर सीइंग किंगडम ऑफ मैसूर जो है कि किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक, फ्रॉम दी 1578 टू 1670 तक ये रूल करते हैं। और यहाँ पे आपके रूलर होते हैं विकांत सेकंड। ये जो है कि हमारे वायजाद डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं, जो कि एक हिंदू डायनेस्टी है। फिर ये आपके अगले 500 साल तक इस एरिया में रूल करते हुए देखती है, कुछ 500 ईयर्स से ज़्यादा जो है कि रूल करते हुए देखने को मिलती है। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1399, जो है कि 1400 ईस्वी में ये फाउंड की जाती है बाय द यदुरया। यदुरया इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, मानते हैं व्योदयार डायनेस्टी, जो हमारी व्योदयार डायनेस्टी कह लीजिए, किंगडम ऑफ मैसूर कह लीजिए, इनको फाउंड करते हैं। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पे किंगडम मैसूर रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर कौन थे, तो यहाँ विकांत सेकंड हमारे आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट देखिए तो हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ द निजाम शाही ऑफ अहमदनगर केम टू एन एंड। अब यहाँ पे क्या है देखिए, बहमानी किंगडम आपको समझाया था, बहमानी सल्तनत जो कि हमारे ऊपर डेक्कन वाले रीजन में थे, यहाँ विजयनगर थे। जब बहमानी किंगडम जो है कि डिक्लाइन होता है, तो यहाँ पे जो है कि आपका अहमदनगर फॉर्म होता है। यहाँ पे जो है कि बेरार, बिदार, यहाँ पे गोलकोंडा, तो ये सब जो है कि कुछ उसके सक्सेसर स्टेट निकल के आते हैं। और यहीं पे जो है कि आपकी निज़ाम सिस्टम और जो है कि निज़ाम सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे निज़ामियत के बारे में है कि निज़ाम शाही है अहमदनगर के, वो कब एंड में आते हैं। हाउ डिड दिस डायनेस्टी ऑफ द निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर कम टू एन एंड। यहाँ पे हमसे पूछा कि डिक्लाइन होने का
रीज़न क्या है? तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहले इस डायनेस्टी के बारे में थोड़ा-सा आपको ब्रीफ कर दूँ। जो निज़ाम शाही डायनेस्टी है, इट वाज़ फाउंडेड बाय, ये किसने फाउंड की थी? यहाँ पे जो है कि थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इट वाज़ फाउंडेड बाय योर मलिक मलिक अहमद निज़ाम शाह इन मलिक अहमद निज़ाम शाह इन 1490। 1490 में ये डायनेस्टी इन्होंने निज़ाम शाही डायनेस्टी फाउंड की, जो रूल करते हैं लगभग अगले 140 साल तक यहाँ पे आपको रूल करते हुए देखने को मिलेंगे। कितने? 140 ईयर्स तक रूल करते हुए देखने को मिलेंगे। और इनका एंड कब आता है? तो आइए जो है कि इसका इनका एंड बताता हूँ। जो निज़ाम सवाए होते हैं ये कॉन्कर कर लेते हैं, मीन्स आपका जो मुगल एम्परर शाहजहाँ, ये इन्वेड करते हैं, अपना साउथवर्ड एक्सपेंशन लेते हैं। शाहजहाँ इनके किंगडम को 1636 में कॉन्कर कर लेते हैं और यही इनके डिक्लाइन का कारण बनता है। और इनको इम्प्रिजन कर देते हैं कहाँ पे? ये और निज़ाम शाही को इम्प्रिजन कर देते हैं इन दी ग्वालियर फोर्ट। इम्प्रिजन कहाँ करते हैं? ग्वालियर फोर्ट में इम्प्रिजन कर देते हैं। तो ये सब आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो है कि आपको आंसर आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको जो है कि ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ेंगे स्टेटमेंट को गाइस, तो आपको अभी ये समझ में आ जाएगा इस कहानी के थ्रू यहाँ पे क्या चीज़ है कि अहमदनगर जो है कि एनेक्स करता है मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वाज कंसाइंड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो हमारे निजाम शाही थे इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी ये सब गलत है कि किल करते हैं, बाकी वो सब डिथ्रॉन करते हैं और जो है कि मुगल्स आपका 1631 में, तो ये हमारा ये सब गलत है। तो इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है, बताना है हमें करेक्ट क्या है, करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आपके नरसिम्ह सुलवा थे, एंडेड करते हैं आपकी संगमा डायनेस्टी और सीज करते हैं आपका स्टार्ट करते हैं, मीन्स थ्रोन करते हैं, स्टार्टेड दी सुलवा डायनेस्टी। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन जो है कि आपका विजयनगर एम्पायर से जो है कि बिलोंग कर रहा है। और विजयनगर एम्पायर मैंने आपको बताया पहले जो है कि रूल करते हैं कौन? संगमा डायनेस्टी। देन उनको सक्सीड करते हैं सुलवा, देन तुलवास, देन अराविदु। तो ये 4 डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती है विजयनगर एम्पायर में। और यहाँ पे अराविदु के डिक्लाइन के बाद आपको कंटेम्प्रेरी जो मैसूर वाला रीजन है, कर्नाटक वाला रीजन, वो कौन रूल करते हैं? आपकी वोदियार डायनेस्टी रूल करते हुए देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपके निजामियत और जो है कि निजाम शाही वाला सिस्टम रहता है। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आपके जो रूलर वाला जो है कि मैंने टेबल दिया है आपको प्रीवियस सेशन में, वो टेलीग्राम से वो चार्ट जब एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे इन सब रूलर्स के नाम मेंशन है, तो वहाँ से उसको रेफर कर लीजिएगा गाइस। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है कि नरसिम्हा सुलभा जो होते हैं एक लॉयर लीडर रहते हैं, गेन प्रोमिनेंस, जो कि किसके टाइम पे? ही गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दी, ये हमारे लीडर है और ये अपना प्रोमिनेंस गेन करते हैं किस? वीरू विरूपक्ष, जो विरूपक्ष रया होते हैं, विरूपक्ष रया सेकंड, इनके टाइम पे ये प्रोमिनेंस गेन करते हैं। और यही जो है कि इस डायनेस्टी को तब जो है कि सेवरल टाइम जो है कि यहाँ पे थ्रेड मिलते हैं। यहाँ पे किंग किंग का नाम है जो बहमानी किंगडम है। यहाँ पे जो हमारी कंटेम्प्रेरी कौन सी किंगडम चल रही है? बहमानी किंगडम चल रही है। उसमें जो है ये आपके किंग ऑफ दी और बहमानी किंगडम प्लस किंग ऑफ उड़ीसा के साथ इनको बहुत सारे जो है कि वॉर और थ्रेट्स मिलते रहते हैं। और यही जो है कि आपके एंड करते हैं संगम डायनेस्टी को और जो है कि सुलवा डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं, मार्किंग द ईयर आपके 1480 में मार्क करके ये दिस डायनेस्टी को बिगिन करते हैं। तो आई होप इट इज़ दी सो बेसिक स्टेटमेंट, ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट है आपका वीर नरसिम्हा डिपोज द लास्ट सुलवा रूलर एंड सीज द थ्रोन फॉर दी हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो सुलवा डायनेस्टी के रूलर थे उनको लास्ट रूलर जो हमारे कौन थे? वीर नरसिम्हा डिपोज दी लास्ट सुलवा रूलर यहाँ पे और सीज करते हैं थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। तो यस इट इज इंडीज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपके वीर नरसिम्हा जो हैं वो लास्ट सुलवा रूलर को जो है कि खत्म करते हैं। और लास्ट सुलवा रूलर कौन है? यहाँ पे इनका नाम जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पे लास्ट सुलवा रूलर हैं आपके योर दिस नेम नरसिम्हा, नरसिम्हा, नरसिम्हा। देखिए नरसिम्हा सुलवा ने फाउंड किया था। यहाँ पे लास्ट रूलर आपको नरसिम्हा राय सेकंड देखने को मिलेंगे। तो ये नरसिम्हा नरसिम्हा से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे नरसिम्हा सुलवा ने जो कि इस डायनेस्टी को खत्म किया है और नरसिम्हा राय सेकंड ही इस डायनेस्टी को मतलब शुरू किया है और खत्म भी इन्हीं से हो रही है। तो यहाँ पे वीर नरसिम्हा जो है कि आपको सब करते हुए थ्रोन देखने को मिलेंगे। तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। देन कह रहा है वीर नरसिम्हा वॉज सक्सीडेड बाय द यंगर ब्रदर कृष्ण देव राया। तो ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं ये लोग? ये लोग तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सुलवा खत्म हो रही है तो कौन सी डायनेस्टी आ रही है? तुलवा आ रही है। फाउंडर ये हुए, इनको कृष्णदेव राया जो है कि आपको सक्सीड करते हुए देखने को मिलते हैं।
और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं जो कि टेबल और नोट्स में आपके मेंशन रहेगा। देन नेक्स्ट कह रहा है कि कृष्णदेव राय वाज सक्सीडेड बाय हाफ ब्रदर अच्युत राय। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। कृष्णदेव राय के हाफ ब्रदर थे, ये जो है कि हाफ ब्रदर, और हाफ ब्रदर इसलिए कहे जाते हैं कि जो भी वहाँ किंग थे उनकी दो वाइफ थी, तो सेकंड वाइफ से उनका जो है कि सन रहेंगे, तो हाफ ब्रदर थे अच्युत राय, क्योंकि ये भी करेक्ट हमारा स्टेटमेंट है। तो आई होप ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑल आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए गाइस, ये सब बेसिक क्वेश्चन है और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता रहेगी तो आप एक स्टोरी फॉर्मेट में कुछ इंटेलिजेंस गेस लगा के कुछ अगले क्वेश्चंस को भी सही कर सकते हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम में आए। तो देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड मुगल एम्पायर जहांदर खा जहांदर शाह रेन केम टू अर्ली एंड। तो यहाँ पे मुगल एम्पायर कौन है? जहांदर हैं, जहांदर शाह। इनका जो है कि एंड कब आता है, देखिए मैंने आपको याद कराया जो भी मुगल एम्पायर की क्रोनोलॉजी है। बाबर है, हुमायूं है, अकबर है। तो यहाँ पे बहू बहू अकबर की, है ना, यहाँ पे आपके बहू अकबर की जहांदर है, फिर शाहजहां है, जहांगीर है, सॉरी जहांगीर है, शाहजहां है, देन जो है कि औरंगजेब है, उसके बाद जो है कि बहादुर शाह फर्स्ट है, और इन्हीं के बीच में आपको एक जो है कि फर्रुख सियार के पहले जो है कि आपको जहंदर भी देखने को मिलते हैं, जहंदर। तो इन्हीं का रेन जो है कि अर्ली एंड पे कैसे आ गया था, तो इसका बेसिक आंसर है गाइस, यहाँ पे देखेंगे कह रहे कि ही डिपोज बाय हिज वजीर, died due to slip while climbing down the steps, defeated by his nephew in a battle, और died due to the sickness। तो यहाँ पे आपका होगा defeated by his nephew। यहाँ पे देखिए अब जो मुगल एम्पायर्स थे, जो मुगल एम्पायर्स रूल कर रहे थे 1707 के बाद, यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। कोई भी यहाँ पे क्या था, आपके जैसे नेफ्यूज हो गए या ब्रदर्स हो गए, ये सब लोग जो है कि थ्रोन पे बैठना चाहते थे, सबको सत्ता की भूख आ गई थी। तो ये अपने ही राजा को या अपने ही रिलेटिव जो उनके सक्सेसर रहते थे, इनको मार के आपका थ्रोन को सक्सीड कर लेते। तो यहाँ पे जो है कि मैंने आपको बताया जहांदर शाह फारूक सियार से पहले थे, तो फारूक सियार जो है कि इनको, जो ये नेफ्यू है, ये नेफ्यू कौन है, ही इज दी फारूक सियार। तो यहाँ पे फारूक सियार इनको जो है कि असैसिनेट करते हैं, इनको जो है कि बैटल में जो है कि हराते हैं और सक्सीड कर लेते हैं अपने आप को ऑन दी थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर। तो यहाँ पे जहांगीर का रूलिंग टाइम पीरियड भी आपको बता दूं, 1712 से लेके 1713 में ये रूल करते हैं, और जो है कि 1713 में ही यहाँ पे आपके फारूक सियार यहाँ पे बैटल जो लड़ते हैं, उस बैटल का भी नाम याद रखिए, बैटल ऑफ दी समुग्रह। समुग्रह बैटल है, इसमें जो कि फारूक सियार अपने आप को एज ए किंग स्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दी, आपने यहाँ पे देखा होगा हेल्प किसकी लेते हैं, सैयद ब्रदर्स की। यहाँ पे हेल्प किसकी लेते हैं, सैयद ब्रदर्स। क्या आप सोच रहे होंगे सर सैयद डायनेस्टी तो खत्म हो गई थी, पर जो कि कुछ कुछ लोग बचे रहते हैं डायनेस्टी में, ऐसा थोड़ी ना होता कि उनका पूरा वंश ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो है कि ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। ये एक क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की, और देखिए यहाँ पे टेबल में दिखाऊं तो इट ऑल प्रोवाइडेड इन योर टेबल गाइज। ये सब थोड़ा मैं निचोड़ बना के ही ये टेबल्स को डिजाइन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके फारूक सियार से पहले जहंदर शाह दिखेंगे, टाइम पीरियड, पॉपर रूलर, ये सब देखेंगे। यहाँ पे कुछ फारूक सियार ने आपको जो कि फरमान भी दिया था ब्रिटिश एम्पायर को, तो ये भी फारूक सियार का फरमान जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बना, जो कि आपने पढ़ा होगा, हमने कहाँ पे मॉडर्न में, जो मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1717 में जो ये इशू करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं, उनको देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बैटल भी यहाँ पे मेंशन होगी। लेट मी शो यू दिस बैटल ऑफ योर समुग्रा बैटल है, ये 1658 की है, बट यहाँ पे आपका एक और बैटल लड़ी गई थी समुग्रा में ही, यहाँ पे 1713 के आसपास जो है कि ये लड़ी गई थी, जहाँ पे अपने आप को ये थ्रोन पे रखते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, बैटल ऑफ समुद्र में एक लाइन ये आप ऐड कर लेंगे, ये वाली। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस, हम अपने यहाँ पे बैक आते हैं और जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट मी रीच टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके आलम खां है वन ऑफ दोज हु इन्वेंटेड इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड द इंडिया। तो बाबर को किसने इनवाइट किया था इंडिया में, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि आलम खां वन ऑफ दोज हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड द इंडिया। बाबर जो है कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, बाबर आपके जो है कि इधर के जनविद एम्पायर, इधर जो है कि इनसे बिलोंग कर रहा था, तैमूर के सक्सेशन से। यहाँ के इनके जो है कि तैमूर इन्वेजन में इनके वंशज डिसेंडेंट कौन थे, तैमूर्स थे। और ये आलम खां ही इनको इनवाइट करता है कि इंडिया में आइए और जो है कि इन्वेड करिए और यहाँ रूल करिए। तो आलम कौन कौन खान कौन थे, ही इज द अंकल ऑफ दी इब्राहिम लोधी के ये अंकल थे, जो कि थ्रोन पे जो है कि खुद को जो है कि बैठना चाहते थे, प्रिटेंड करना चाहते थे, बट ऐसा हो नहीं पाया। फिर ये क्या करते हैं, आपका अलॉन्ग विद दौलत खान लोधी,
दौलत खान लोधी। यहाँ पे दौलत खान लोधी कौन होते हैं? दैट पॉइंट ऑफ टाइम पंजाब का एक गवर्नर रहते हैं। एंड राणा सांगा ऑफ द मेवाड़, राणा सांगा ऑफ मेवाड़, ये लोग मराठा एम्पायर से बिलोंग करते हैं। राणा सांगा जो है कि आपको मराठा एम्पायर नहीं, जो कि आपकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, राजपूत डायनेस्टी से, जो कि राजस्थान में रूल करते हुए देखते हैं। राणा सांगा, दौलत खां इकट्ठे मिलकर जो है कि बाबर को इन्वाइट करते हैं इंडिया में आपकी दिल्ली सल्तनत को, जो कि हमारी कौन थे लास्ट टाइम, लोधी डायनेस्टी रूल कर रही होती है, फाउंडेड बाय दी बहलोल लोधी, और इन्वेट करा के इस इंडिया को, इंडिया में मुगल एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट को लाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर कि ये आपके अंकल थे इब्राहिम लोधी और प्रिटेंड करते थे आपके थ्रोन को दिल्ली के, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, मिल के जो है कि पावर को इन्वाइट किया तैमूर इन्वेजन के बाद और कहा कि आके इंडिया में रूल कीजिए। देन नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैटल ऑफ दी धर्मत है जो फाउट बिटवीन दी, बैटल ऑफ धर्मत किसके बीच और कहाँ क्या लड़ी गई? तो इसका जो है कि डायरेक्ट आंसर होगा गाइस, बैटल ऑफ दी धर्मत लड़ी गई है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। बैटल ऑफ दी धर्मत जो है कि आपकी किसकी लड़ी गई है? इट वॉज दी मुगल वॉर सक्सेशन वॉर है, ये जो है कि क्या है, मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन है, मुगल वॉर ऑफ द सक्सेशन विच वॉज फॉट बिटवीन 1658 टू 1659 के बीच में ये वॉर लड़ी गई है, जहाँ पे औरंगजेब थे और औरंगजेब के अगेंस्ट में जो है कि आपके दारा सिकोह थे। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे, इसमें एज सच कोई और चीज़ें हैं नहीं। देन नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटिव बिहाइंड दी शाहजहां बल्क कैंपेन, जो शाहजहां का बल्क कैंपेन था उसका मोटिव क्या था? तो देखिए, इट इज़ दी मिलिट्री एक्सपेडिशन। ये क्या था हमारा, शाहजहां ने एक मिलिट्री एक्सपीडिशन लिया था अपने एम्पायर को, टेरिटरी को थोड़ा बनाने के लिए और फिर फ्रेंडली रिलेशनशिप लेने के लिए, जो है कि जो भी वहाँ पे सिक्योर रूलर थे, मीन्स एक सिक्योर रूलर, फ्रेंडली रूलर बल्क वाले रीजन में, और जो आपका बदक शाह था विच बॉर्डर्ड बाय द काबुल। तो ये इनका प्राइमरी मोटिव था गाइस। तो सिंपल सा मोटिव था शाहजहां का, जो इन्होंने बल्क कैंपेन किया, वो बॉर्डर ऑफ द काबुल को सिक्योर करने के लिए और जो है कि वहाँ एक फ्रेंडली रूलर आने के लिए। दैट्स वाई ये हमारा कैंपेन किया गया था। और ये जो है कि बल्क कैंपेन इंपॉर्टेंट क्यों रखता है, दिस मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड दिस कैंपेन इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड रूट था एक तरह का बिटवीन किसके, ये ट्रेड रूट था बिटवीन दी हमारे सेंट्रल एशिया एंड इंडिया के बीच में, जो आपका सेंट्रल एशिया और इंडिया है उसके बीच में। और सेंट्रल एशिया वाला रीजन कौन सा है, यहाँ देखेंगे तर्की वर्की है, यहाँ पे कैप्सियन सी है, और यहाँ पे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, यहाँ पे आपका किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये सब जो है कि हमारा क्या है, सेंट्रल एशिया से मेनली इनका ट्रेड हुआ करता था, तो उससे कि आप रिलेट कर सकते हैं। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड कॉल्ड कौन सा, बाबुल मेक्का, गेट ऑफ द मेक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो यहाँ पे कौन सा पोर्ट जो है कि ये कहा जाता था बाबुल मेक्का, जो है कि किस पोर्ट को कहते थे, जो कि हमारा गेट ऑफ द मेक्का भी माना जाता है मक्का का। यहाँ पे का कौन सा था, सूरत। यहाँ पे इंडिया में जो सूरत पोर्ट था, क्योंकि देखेंगे हमारा सूरत कहाँ है, पे गुजरात में जो है कि आपका ये सूरत पोर्ट है रफली इस लोकेशन पे। और यहाँ जान रहे हैं, यहाँ आपका जो है कि आपका पर्शियन गल्फ और ये हो गया, ये आपका यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ये सब है सऊदी अरेबिया। और इधर जो है कि जानेंगे, इधर इजराइल में जो है कि आपका हज लगता है, तो इधर जो है कि आपका है। तो यही गेटवे माना जाता था कि ये समुद्र के रास्ते से चले जाते थे, ये लैंड के रास्ते से थोड़ा इधर से भी जा सकते थे, यहाँ पे बाय दी सी पोर्ट जाते थे। तो सूरत से ही वो यात्रा स्टार्ट होती है। तो ये ब्रीफली अब बात आप याद रखेंगे। तो आई होप ये चीज़ जो है कि आपको समझ में आई होगी। बाकी सूरत सिटी के बारे में आपके कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी जाए, तो ये आपका सूरत सिटी का ओल्ड नेम जो है, क्या नाम था, सूर्यापुर था। यहाँ पे सूर्यपुर ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ दी 1500 के टाइम पीरियड में सूर्यपुर देखने को मिलता है इन दी 16th सेंचुरी। बट लेटर ऑन यहाँ पे कॉलोनाइज होते हैं हम लोग, धीरे धीरे इसका नाम जो है कि चेंज करके आपका सूरत रख दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सूरत के बारे में बता दी। तो आई होप इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर हेल्ड एज द जगत गुरु बाय हिज मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीव इन द सेकुलरिज्म। तो ये किसको जो है कि जगत गुरु कहा जाता था, थोड़ा सेकुलर इन नेचर होने की वजह से। तो यहाँ पे आपको रूलर दिखेंगे इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह जो है कि आपको दिखेंगे कि ही आल्सो कॉल्ड द जगत गुरु, यहाँ पे इनको जगत गुरु कहा जाता था। बाय द मुस्लिम सब्जेक्ट, ये थोड़ा सेकुलरिज्म में बिलीव करते थे और ये जगत गुरु इसलिए कहे जाते थे। और पहली बात तो यहाँ इब्राहिम आदिल शाह ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये आपको बीजापुर में आदिल शाह डायनेस्टी थी। यहाँ पे कहाँ पे, बीजापुर में इन्होंने डायनेस्टी फाउंड की थी। कौन सी, ये सिक्स्थ रूलर थे, फाउंडर नहीं थे। ही इज द सिक्स्थ रूलर ऑफ द योर आदिल आदिल शाह
ही डायनेस्टी इन दी बीजापुर, जो कि अपने रिलीजियस टॉलरेंस और इन सब के लिए माने जाते थे। और यहाँ पे जितने भी मैंने बताया गाइस, यहाँ पे जितने भी आपके किंगडम बन रहे हैं बहमानी वाले, ये आपके अफ़गान रूलर्स ही थे। तो इनका जो कि रिलीजन प्रोमिनेंटली मुस्लिम था और नीचे विजयनगर एम्पायर थे, जो प्रोमिनेंटली क्या थे? हिंदू रूलर्स थे। तो ये डिफरेंस मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ये यूनिट 1 में समझाया ये सब, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इसमें देखें तो आदिल शाह के बारे में, यहाँ पे अंडर द लीडर ऑफ द आदिल शाह, यहाँ पे आदिल शाह डायनेस्टी फॉर्म कब होती है? आदिल शाह की लीडरशिप में 1490 में ये डायनेस्टी फॉर्म होती है, जो कि रूल करती है 1490 से लेके आपको 1686 तक बीजापुर में रूल करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें इंक्लूड क्या होता है आपका इसी बीजापुर में लेटर ऑन जो है कि आपके बिदार वाले रीजन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ पे औरंगजेब का एक्सपेडिशन होता है कब? यहाँ पे 1686 में। ये डिक्लाइन करती है किस वजह से? यहाँ यहाँ पे औरंगजेब जो है कि अपना मिलिट्री एक्सपेडिशन लाता है साउथ में, तो इसकी डायनेस्टी खत्म होती है। देन जो है कि लेटर और यहीं पे आपकी कौन सी डायनेस्टी आ जाती है, इनको जो है कि आदिल शाह डायनेस्टी खत्म होती है, तो यहाँ पे आपको हुसैन शाही डायनेस्टी देखने को मिलती है। आई होप गाइस आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में आपको मैप समझाया है, तो बस बेसिक सी चीज़ समझनी क्या है, ये हमारा प्यारा सा भारत है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे आपका साउथ में यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है, यहाँ पे कौन सा? बहमानी, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर, और ऊपर जो है कि थोड़ा रफली 1500 का मैप देखा जाए, 1526 का, चलिए हम जो है कि 1550 बना लेते हैं, या 1550 के बाद जो है कि आपका 1700 के बीच में है। तो यहाँ पे कौन रूल कर रहे हैं? ऊपर मुगल्स रूल कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी कौन है? बहमानी है, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है। अब मुगल्स क्या कर रहे हैं? आपको चारों तरफ एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पे आपके विजयनगर एम्पायर जो कि ऊपर है बहमानी, एक अफगान रूलर्स थे, जो कि लेटर ऑन डिक्लाइन के बाद आपके किस-किस में? यहाँ पे बेरार, बिदार इन सब में फॉर्म होते हैं। पर ये भी तो डिक्लाइन करेंगे, आपका बेरार हो गया, बिदार हो गया, गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, आपका डायनेस्टी, अदर डायनेस्टी हो गई, यहाँ पे 4-5 डायनेस्टी थी, तो वो डिक्लाइन करती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सुलवा, तुलवाज़, आपके अरविंदु ये सब रूल करते हैं, ये भी डिक्लाइन करते हैं, व्हिच इज़ अल्टीमेटली सक्सीडेड बाय मैसूर रीजन को ग्वालियर डायनेस्टी रूल करती है। तो उसी तरीके से इस वाले रीजन में भी आपको आदिल शाह यहाँ पे इनके फाउंडेशन स्टोन देखने को मिलते हैं, जो कि बीजापुर एम्पायर, यहाँ पे आदिल शाह डायनेस्टी, इनको जो है कि जब औरंगजेब, यहाँ पे मुगल रूलर कौन था? यहाँ पे मुगल रूलर औरंगजेब एक्सपेंड करता है आपके डेक्कन साउथ में, तो यहाँ पे हुसैन डायनेस्टी, हुसैन शाही डायनेस्टी मिलती है, तभी तो ये आप जो है कि निज़ाम सिस्टम देख रहे हैं। यहाँ पे निज़ाम्स हुआ करते थे, हैदराबाद के निज़ाम, ये सब हमें जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ाई थी तो वहाँ पे जो कार्नाटिक वॉर्स थी उसमें निज़ाम्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप इन सब चीज़ों को आप रिलेट करते होंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे एक और चीज़ बताई जाए तो फिर यहाँ पे देखेंगे इनके बाद हुसैन शाही इन सब के खत्म होने के बाद यहीं से जो है कि आपके भोंसले डायनेस्टी से निकल के आपके छत्रपति शिवाजी महाराज जो है आपकी फाउंड करते हैं कौन सी? मराठा एम्पायर। तो ये कुछ हिस्ट्री जो है कि रिलेट करके रखेंगे तो बेसिक टाइमलाइन जो है कि आपको समझ में आ जाएगी। देखिए अब इतना मैंने समझाया, तो यहाँ पे एक बार जो है कि मैं आपको और जो है कि थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, जो साउथ इंडिया है वो कैसे कैसे रूल हो रहा है। यहाँ 300 से बीसी से 300 एडी की हमें कुछ जानकारी है। इससे पहले तो जानते हैं स्टोन एज और आईबीसी ये सब था, कुछ का एविडेंस नहीं है। यहाँ पे हमें पता है कि ये संगम एज था, ठीक, यहाँ पे 3 डायनेस्टी संगम एज की। फिर हमें पता है इनको जो है कि आउटब्रेक आता है, ये खत्म होते हैं, तो यहाँ पे कौन आ जाते हैं? कालभराज आ जाते हैं, कालभराज। और यहाँ पे जो है कि कौन? सतवाहनाज हैं, वकाटकाज हैं, और कौन है यहाँ पे? आपके वकाटकास को सक्सीड करेंगे चालुक्याज। और पर यहीं पे जो है कि आपके जब काल भैरव हटेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपके 220 सीढ़ी में कुछ अर्ली पल्लवास देखने को मिले थे। अब यही पल्लवास फिर इसको जो है कि थोड़ा ऑक्यूपाई करते हैं, और यहाँ पे थोड़े से आपको पांड्या चोलास देखने को मिलते हैं, जो कि इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। इधर जो है कि आपको थोड़ा डायनेस्टी देखने को मिलेगी ईस्टर्न चालुक्याज। फिर यहीं पे धीरे धीरे आपकी ये डायनेस्टीज खत्म होती है, तो यहाँ पे ककटिया डायनेस्टी बननी है, ईस्टर्न गंगा बन रहे हैं, वेस्टर्न गंगा बन रहे हैं। तो ये सब जो है कि एक बार सारी चीज़ों को आप देख लेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको समझ होगी। और कनेक्शन बना के रखिए कि आपको चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, कौन से डायनेस्टी किसको जो है कि रूलिंग खत्म कर रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल टास्क रहता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये शुरू में फर्स्ट टाइम में कभी किसी को याद नहीं होता है, मैं भी पढ़ता था, मुझे भी नहीं याद हुआ। सेकंड टाइम पढ़ोगे थोड़ा समझ में आएगा, थर्ड टाइम इसको पढ़ोगे और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सीरीज़ का नाम राइट विद मी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप चीज़ों को थोड़ा मैप को बनाइए, उसको समझिए, कनेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्रोनोलॉजी इसलिए हमें समझनी होती है कि आपको एक रफली टाइम पीरियड फ्रेम पता रहेगा कौन सी डायनेस्टी कहाँ बिलोंग कर रही है। तो हम मिडीवियल के क्वेश्चन देखिए मोस्टली अभी तक आपने देखा होगा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। मिडीवियल के जो क्वेश्चंस हैं वो किससे हैं? या तो क्रोनोलॉजी ऑफ द किंग है, कौन किसको सक्सीड कर रहा है, या यहाँ पे कुछ थोड़ा हमारा इरिगेशन सिस्टम हो गया, या पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। इनसे आउट ऑफ द रेंज कभी भी मिडीवियल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। और कमीशन भी जानता है
कि यहाँ पे इतनी छोटी-छोटी हमारा जो है कि इंडिया में इतनी छोटी-छोटी डायनेस्टीज़ थी, अगर इनसे क्वेश्चन बनाने लग गए तो हमें पूरी हिस्ट्री को ही हमें जो है कि हिस्ट्री ऑप्शनल लेके पूरा हिस्ट्री ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए परमिशन थोड़ा आपके लाइट वेटेड क्वेश्चन देता है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे इस चीज़ को समझिए और ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा कवर कर लीजिए और इन सब रूलर के बारे में थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बताया ये क्वेश्चन हमारा था जगत गुरु का। जो जगत गुरु थे वो हमारे इब्राहिम आदिल शाह को कहा जाता था ड्यू टू दी हिज टॉलरेंस इन दी रिलीजियस, और इनको सेकुलर नेचर का माना जाता था। आई होप ये बात आपको जो है कि समझ में आई होगी। देन यहाँ पे देखें तो अलग-अलग आपके रूलर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखिए तो जैन उल अबिदीन दिए हुए हैं। ये कहाँ पे, ये शाह डायनेस्टी हो गई आपकी, शाह मीर डायनेस्टी इन दी कश्मीर, वहाँ पे रूल करते हैं। ये कौन सी डायनेस्टी से रूल करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर चेंज करके। ये आपकी शाह मीर डायनेस्टी से रूल करते हैं, जो कि कश्मीर रीजन में आपको देखने को मिलती है। महमूद सेकंड हो गए, ये जो है कि ओटोमन एम्पायर है। महमूद सेकंड क्या है, ही इज़ दी किंग ऑफ ओटोमन एम्पायर के किंग हैं। ये कौन है, ओटोमन एम्पायर के किंग हैं। हाँ मतलब किंग मतलब सुल्तान कहे जाते थे, सुल्तान ऑफ द ओटोमन एम्पायर, और ये 30वें सुल्तान हैं। इसको आप ब्रीफली याद रख सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। इन्होंने क्या किया था, आपका जनेस्री क्रॉप्स होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है गाइस, ये थोड़ा लिखा हुआ है नोट्स में तो मैं बता देता हूँ। आपका जनेस्री कॉर्प्स होते हैं जो कि एक इलाइट इन्फेंट्री है। क्या है ये, इलाइट इन्फेंट्री। इनको जो है कि हाउस होल्ड ट्रूप्स की तरह यूज़ किया था, ये याद रख सकते हैं। देन आपके जो है कि देखें तो यहाँ पे आदिल यहाँ पे हुसैन शाह डायनेस्टी है, मैंने बता दिया हुसैन शाह डायनेस्टी इनको सक्सीड करते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन मैंने आपको एक ब्रीफली आफ्टर कुछ आइडिया दे दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइंड द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द संभाजी। अब देखिए यहाँ पे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे हल्का सा नोट्स में आइए थोड़ा, पहले मराठा एम्पायर के बारे में जीनोलॉजी समझिए इनकी। यहाँ पे मैंने एक मैप लगा रखा है, ये बहुत ही वाइडली फेमस इमेज है। यहाँ पे मराठा फैमिली का देखिए, ये फैमिली रॉयल ट्री है मराठा एम्पायर का, जो अभी तक प्रेजेंट है। तो मानते हैं कि इनके डिसेंडेंट जो है कि सोलर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो कि एक सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी थी इन दी महाराष्ट्र रीजन, यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में थी। देन इसमें से निकल के आती है कौन से, आपके भोंसले डायनेस्टी निकल के आती है, जिसमें आपके सरदार होते हैं मालोजी भोसले। मालोजी भोसले जो है कि आपके भोसले डायनेस्टी या भोसले डायनेस्टी है, इससे जो है कि आपके निकल के आते हैं। और यहाँ पे इसी में आपको शिवाजी देखने को मिलते हैं, इसी भोसले डायनेस्टी में। यहाँ पे जीजाबाई और शाहजी के बेटे होते हैं शिवाजी। यहाँ से हमारी मराठा एम्पायर की फाउंडेशन स्टोन को मीन्स मराठा एम्पायर को ये कंसोलिडेटली इंडिया में फॉर्म करते हैं और वाइडली एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संभाजी मोहिते हैं, इनके जो है कि यहाँ पे कौन कौन सन आ रहे हैं। शिवाजी के बेटे कौन है, यहाँ पे सलाबाई से आपके समाजी फर्स्ट हो गए। देन यहाँ पे आपको पैरेलल में ही ताराबाई राजा राम देखने को मिलेंगे। समाजी फर्स्ट के बेटे हैं साहू फर्स्ट। फिर साहू फर्स्ट में देखेंगे तो इनसे ब्रांच निकल के आती है, सतारा ब्रांच निकल के आती है। फिर अलग अलग हो गया, कोल्हापुर ब्रांच, सिंधे, गढ़वाल ब्रांच। ये सब क्यों निकल के आते हैं, ड्यू टू दी पेशवाई से, क्योंकि यहाँ तक क्या होता था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था और किंग अथॉरिटी थी। पर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके किंग्स के साथ में एक पैरेलल डायनेस्टी थी, भट्ट डायनेस्टी, जिसमें जो है कि भट्ट डायनेस्टी में कौन से, बालाजी विश्वनाथ थे। भट्ट डायनेस्टी में बालाजी विश्वनाथ, जो कि यहाँ पे पेशवाईशिप को भी असिस्ट करते हैं। पेशवा इज लाइक योर प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे किंग को असिस्ट करने के लिए कौन थे, किंग जो है कि एक तरह से प्रेसिडेंट बन जाते थे किंग, और जो है कि इनको प्राइम मिनिस्टर असिस्ट करते थे। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे, इसी पेशवा में ही आपके बाजीराव फर्स्ट है। ये लोग किंग नहीं थे, ये पेशवा थे, याद रखिएगा। ये इधर ये पेशवा लाइन है, जो कि किंग्स वाली लाइन ये है हमारी। इनमें देख लेंगे जैसे इस ब्रांच में, तो यहाँ पे बहुत सारे रूलर देखने को मिलेंगे। और करंटली आप लोग इन लोग को तो जान ही रहे होंगे, आपके ज्योतिरादित्य हो गए, यहाँ पे उदय नारायण भोसले हो गए, इन लोग को आप साहू सेकंड जी हो गए, इन सबको आप देख के इमेजिन कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको इमेज लगाई थी जो कि मराठा रॉयल फैमिली से थे। और ये देखिए पूरा मराठा एम्पायर के नोट्स हैं, जो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मुझे समझाना था। लेट मी सी, मैंने शायद यहाँ पे इसको ब्रीफली लगाया होगा, वेयर इट इज़ गॉन। ये देखिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन में इसका फैमिली ट्री का रिप्रेजेंटेशन है, बॉक्स डायग्राम में, इसको भी आप देख सकते हैं। आई होप गाइस, यहाँ पे शायद आई थिंक इस नोट्स में ही था वो। लेट मी सी, एडमिनिस्ट्रेशन दिस, यहाँ किंग्स के थ्रू लिखा है गाइस, तो यहाँ पे मैंने अलग से टॉपिक इंक्लूड नहीं किया है, माय बैड। तो इसको जो है कि आप अभी यहाँ से थोड़ा वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। यहाँ पे हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो उसको जो है कि मैं टेबल फॉर्मेट में जो है कि आपको लगा दूंगा। यहाँ पे अभी मैं वो टेबल इंक्लूड नहीं किया है। तो
तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका स्ट्रीमलाइन दी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मराठा एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली डिपेंड करता था, एक बड़ी यूनिट होती थी, इसको हम जो है कि प्रोविंस के नाम पे जानते थे, और धीरे धीरे जो है कि वो सबको सब्सिक्वेंटली स्मॉलर यूनिट्स में होती थी, जहाँ पे चौथ और सरमुखी जैसे टैक्स लगते थे। तो ये सब जो है कि टेबल फॉर्मेट में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका जो है कि स्ट्रीमलाइन करते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को संभाजी। वो कौन करते हैं, आपको जो है कि बालाजी विश्वनाथ जो है इसको फॉलो अप करते हैं। जो भी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था संभाजी के जाने के बाद बालाजी विश्वनाथ, जो कि हमारे पेशवा निकल के आते हैं, तो यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है आपका जो है कि लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ एकता, जागीर, अमारम, मोशा, मोक्षा, ये कुछ सिस्टम दिए हुए हैं और इनको मैच करना है। तो पहला देखिए आपका एकता सिस्टम जानते हैं, एकतादारी सिस्टम जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे था, तो यहाँ टू होगा। जागीरदारी सिस्टम कब था, ये जो है कि आपका मुगल्स के टाइम पे था। जागीरदारी सिस्टम, जागीरदारी जमींदारी सिस्टम यही देखने को मिलता है। देन अमारम क्या था, अमारम जो है कि सिस्टम आपको कब देखने को मिलता है, विजयनगर एम्पायर पे, जो कि यहाँ पे आपका नायका सिस्टम को भी फॉलो करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, नायका सिस्टम, तो यहाँ पे यही आप देखने को मिलता है अमारम। देन जो है कि आपका मोक्ष, ये मराठा जो के टाइम पे देखने को मिलता है। और ये सब क्या क्या चीज़ें हैं इसको जो है कि बता दूँ, तो देखिए जो भी ये मोक्ष मकोसा सिस्टम था, मकोसा सिस्टम, इसको थोड़ा करेक्टली प्रोनाउंस कर लीजिएगा गाइस। यहाँ पे मकोसा सिस्टम था, तो जागीर्स होती थी, जो जमीन होती थी वो ऑफिसर्स को दी जाती थी। यहाँ पे जो भी जागीर्स ऑफिसर्स को दी जाती थी, और उससे क्या करते थे ये लोग, अपना एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे, रेवेन्यू को होल्ड अप करते थे, बाकी जो है कि अच्छी सी आर्मी मेंटेन करके रखते थे अंडर दिस शिवाजी महाराज। एंड दिस योर अमारम सिस्टम क्या है, ये जो है कि आपकी ये सब लैंड ग्रांट सिस्टम ही है, जैसा कि हम जानते हैं। इक्तादारी सिस्टम क्या है, ये क्या है, लैंड ग्रांट है। जागीरदारी सिस्टम क्या है, ये भी आपका लैंड जो है कि हमारे फ्यूडल स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरीके से जो है कि आपका ये अमाराम सिस्टम भी है। तो यहाँ पे आपका अमाराम सिस्टम किसके टाइम पे था, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे था। तो यहाँ पे नायका सिस्टम जो मैंने बताया वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फॉलो किया जाता है। तो आई होप इसको जो है कि आप मैच कर लेंगे और यहाँ से ऑप्शन में इसको टिक कर लेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन है और रीजन है। असर्शन क्या कह रहा है कि टाइम अकबर का था, टाइम ऑफ द अकबर, फॉर एवरी 10 कैवरली मैन द मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेज। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होता था, बेसिक यूनिट होती है इन्फेंट्री, जो हमारे इन्फेंट्री होते हैं वो क्या होते हैं, पैदल सैनिक होते हैं। कैवलरीज कौन होते हैं, कैवलरी आपके जो कि घुड़सवार होते हैं, जो घोड़े पे जो है कि सैनिक होते हैं उनको कैवलरी बोलते हैं। देन एलिफेंट्री थे, जो एलिफेंट को हैंडल करते हैं, और जो कि अलग वॉरियर्स होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के वॉरियर्स थे। और जो ये हमारा ये मनसबदारी सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम क्या था, यहाँ पे आपको रैंक्स मेंटेन करके रखनी होती है कि कितने मनसब के ये हैं, तो उसी हिसाब से आपको हॉर्स और लैंड दिया जाता था। यहाँ पे रेशियो क्या होता था, यहाँ पे आपको देखेंगे तो हर जो है कि अकबर के टाइम पे एवरी 10 कैवलरी मैन हैज़ टू मेंटेन दी हॉर्सेज। तो यहाँ पे 2:1 का रेशियो हुआ करता था। अगर कोई यहाँ पे देखेंगे एक मनसब है, मीन्स यहाँ पे एक है, तो उसके पास 2 हॉर्स जो है कि मेंटेन रहने चाहिए। तो इसी तरीके से देखेंगे तो 10 कैवलरी मैन है तो कितने 20 हॉर्सेज रहेगा, 2:1 का रेशियो याद रखिएगा आप। जो है कि मनसबदारी सिस्टम में हॉर्स मेंटेन करने का रेशियो क्या था, 2:1 था। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये आपका असर्शन करेक्ट हो गया। और रीजन क्या कह रहा है कि हॉर्सेज हैड टू रेस्टेड व्हाइल ऑन द मार्च एंड रिप्लेसमेंट वर नेसेसरी इन द टाइम्स ऑफ वॉर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टाइम ऑफ द वॉर है और आपके पास एक ही घोड़ा है, और आप जो है कि इंपॉर्टेंट सैनिक है, इंपॉर्टेंट सोल्जर है, या इंपॉर्टेंट कोई मिलिट्री पोजीशन पे है, आपका घोड़ा थक गया, तो आपके पास रिप्लेसमेंट होना चाहिए कि आप जो है कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये घोड़ा रेस्ट करे तो आप एफिशिएंसी के साथ अपनी वॉर को कंटिन्यू कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। और मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या समझाया था, बिकॉज लगाना है यहाँ पे और देखना है कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं। तो ये आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हुए दिखेगा, तो ये हमारा इंडीड क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन करेक्ट है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। देन इसके साथ जो है कि मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना है कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, देखिए किसके बारे में है, यहाँ पे अहादीस है। अहादीस वर दोज ट्रूप्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि अहादीस कोई ट्रूप्स होते हैं। अब इन ट्रूप्स के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट्स जो है कि आपको प्रोवाइडेड है, और हमें बताना है क्या ये ट्रू है कि नहीं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए अहादीस होती कौन है, दे आर दी पर्सनल ट्रूप्स। यहाँ पे पर्सनल सैनिक रहते हैं, जैसे आप आजकल बॉडीगार्ड्स लोग रखते हैं अपने घर पे, घर पे अपनी सिक्योरिटी के लिए, या बाहर घूमने जाते हैं तो क्या रखते हैं, बॉडी गार्ड्स रखते हैं। तो उसी तरीके से ये हमारे अहादीस भी थे। अहादीस वर योर पर्सनल हाउस होल्ड ट्रूप्स, जो कि हमारे किसके टाइम पे रखते थे, मुगल टाइम पीरियड पे, मुगल एम्पायर में इनको पोजीशन मिलती थी।
जो कि अपने ही खुद के किन या ट्राइबल मेंबर्स हुआ करते थे, वहाँ से ही आते थे। इनका पेरोल और पे हाई जो होता था, मीन जो है कि इनका पेमेंट जो होती थी नॉर्मल सोल्जर से हाई हाई दी जाती थी, रेगुलर हॉर्समैन से भी, तो क्योंकि पर्सनल थे, पर्सनली प्रोटेक्ट करते थे इन दी। और बाकी समझ सकते हैं, पर्सनली प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी किंग्स के पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व हो जाते थे कि जिसको भी प्रोटेक्शन देते थे, इसलिए जो है कि इनको थोड़ा इलाइट इलाइट स्टेटस मिलता था। तो आइए जो कि देखते हैं वन बाय वन करके। आपका पहला कह रहा है कि ऑफर देयर सर्विस सिंगलली, तो क्या ये आपकी सिंगल सर्विसेज देते थे? बिल्कुल सही बात है, ये क्योंकि लार्जर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड और जो है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये हमारी आदिस की, जो कि किंग्स को जो है कि ऑफर करते थे हमारे सर्विसेज सिंगली। देन जो है कि डिड नॉट अटैच देमसेल्फ टू एनी चीफ, तो यस इट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो है कि इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, अपने आप को किसी चीफ से एसोसिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास देखिए मैंने बताया आपको कि कौन सी बात है, जब पर्सनल बॉडीगार्ड थे। अभी तो देखिए क्या है कि बॉडीगार्ड गए, पर ये पर्सनली हमेशा साथ रहते थे, तो काफ़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन लोगों को होती थी। वन ऑफ द एग्जांपल अगर मैं प्रोमिनेंटली दूँ, तो आपके अलाउद्दीन के टाइम पे जो उनका स्लेव था मालिक कफूर, उन्होंने स्लेव की तरह रखा, पर उसको इतनी जानकारी हो गई थी, उसने जो है कि जनरल की पोस्ट पे उसको बनाया, कैपेबल देखा तो उसको जो है कि मिलिट्री का कमांड भी दिया। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है आपका हैड द एम्परर एज देयर इमीडिएट कर्नल, तो यस ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो एम्परर जो थे वो इमीडिएट कर्नल मानते थे इनको, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। आदिज वर डायरेक्टली सर्व द एम्पायर, और इनके जो है कि कमांडिंग ऑफिसर, इमीडिएट कमांडिंग ऑफिसर यही रहते थे। मीन जो है कि अगर कुछ भी वॉर या इनको बचाने की टाइम की बात आई तो सबसे पहले यही रिस्पॉन्स करते थे। देन कह रहा है कि अटैच देमसेल्फ टू दी मिर्जास, क्या ये जो है कि अपने मिर्जास से जो है कि डायरेक्टली अटैच करते थे? तो ये नहीं, यहाँ पे जो है कि दे नॉट एफिलिएट देमसेल्फ टू दी नोबल्स एनी काइंड ऑफ नोबल। मिर्जास कौन है? नोबल से और चीफ से बिल्कुल ही देखिए यहाँ पे किसी चीफ से नहीं करते थे, और ना ही किसी नोबल से एसोसिएट करते थे। यहाँ पे ये हमारा गलत होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? खाली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 2 3 इज द करेक्ट, तो बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट कह रहा है कि लॉस ऑफ द कांधार, यहाँ पे कांधार लॉस हो रहा है, वॉज ए बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, यहाँ पे हमें कांधार का लॉस होते हुए देखने को मिलता है। तो लॉस ऑफ द कांधार एक बिग ब्लो है तो मुगल एम्पायर, किसके व्यू पॉइंट में? तो ये आपके स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह से, मीन जो है कि आपका लॉस ऑफ कांधार एक बिग ब्लो था फ्रॉम फॉर द मुगल एम्पायर ड्यू टू दी आपका स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ दैट पोजिशन। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी ये क्या है जो कि अ, यहाँ पे हमारा देखिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है कांधार रीजन आपका कहाँ पे है, यहाँ पे याद रखिएगा। कांधार रीजन जो है आपका 1638 में लॉस ऑफ द कांधार हो गया था। यहाँ पे 1638 आपका कांधार वॉर की वजह से, कांधार जो है गांधार या कांधार कह लीजिए, ये अफगान वाला रीजन है उधर मुगल एम्पायर का। इट वॉज लॉस्ट टू दी योर सफाविद एम्पायर, सफाविद एम्पायर को ये लॉस्ट किया जाता है। फिर लेटर ऑन जो आपके शाहजहाँ हैं, शाहजहाँ इसको रिक्लेम करते हैं वापस से कांधार को इसी ईयर में, फिर अगेन जो है कि लॉस्ट कर देते हैं इन द ईयर 1649। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इसमें कुछ है नहीं, सफाविद एम्पायर जो कि आपके गजनवी एम्पायर जो कि ईरान ईरान वाले रीजन से ही ये लोग रूल करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक हाउस स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है कि पोजीशन रखता था मुगल एम्पायर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ है कांधार से जो है कि ट्रेड जो है कि आपके सेंट्रल एशिया में और जो है कि वेस्ट एशिया में पहुंचाए जा सकते थे। दैट्स वाई ये हमारा इंपॉर्टेंट पोजीशन था। आई होप इसको जो है कि आप समझेंगे क्यों पोजीशन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये जो है कि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट या चोक पॉइंट, जैसे देखिए अभी जो है कि वॉर चल रही है ईरान और जो है कि हमारी ईरान और यूएस में वॉर चल रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या कर रखा है? ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये चोक पॉइंट है एक तरीके से। तो यही दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि मुगल एम्पायर कांधार को एक तरह का चोक पॉइंट समझते थे, जो इनके ट्रेड में दिक्कत ला सकता है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके मेंबर ऑफ द अष्टप्रधान हु लुक्ड अफेयर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, तो यहाँ पे अष्टप्रधान आपके जो है कि इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। यहाँ पे हमसे पूछा गया है अष्टप्रधान में से कौन थे यहाँ पे अष्टप्रधान जो कि शिवाजी के एम्पायर फॉरेन अफेयर को देखते थे? तो इसको जो कि याद रखेंगे, स्टैटिक का क्वेश्चन है। सुमंत थे अष्टप्रधान में से, जो कि हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये तो शायद मैंने इंक्लूड किया होगा। लेट मी शो यू गाइज। ब्रीफली हम इसको देख लेंगे, वेयर हैट इज गॉन। तो यहाँ पे देखेंगे, आई थिंक ये था। देखिए ये जो है कि क्या है, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अष्टप्रधान काउंसिल। यहाँ पे जो है कि हमारे छत्रपति शिवाजी के अंडर जो है कि छत्रपति जो भी रहते थे उनके अंदर पेशवा रहते थे, जिसे मुख्य प्रधान या प्राइम मिनिस्टर कहते थे। आपका मजुमदार रहते थे, जिसे अमात्य या ऑडिटर कहते थे। यहीं पे देखेंगे आपको, यहाँ पे आपको सरदार दिखेंगे, यहाँ पे काजी उल कुवैत जो कि चीफ जस्टिस हो गए, सेनापति हो गए, आपके दाबीर देखिए यहाँ पे आपको सामंत है,
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है कि आपके फॉरेन अफेयर को देखेंगे, कौन देखेंगे, सुमंत देखेंगे। सुमंत को जो है कि दाबीर भी कहा जाता है, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली गेन कर लेंगे गाइस। तो आई होप यहाँ पे देख लेंगे, जैसे क्रॉनिकल्स हो गए, मंत्री देखते थे इनको, वकानिविस भी कहा जाता था। तो ये आपको टेबल मिलेगा टेलीग्राम पे, नोट्स जो है कि सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, तो काइंडली रेफर टू दैट नोट्स और वहाँ से इसको जो है कि कवर कर लेंगे। तो आइए जो है कि वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमने ब्रीफली देख लिया जो है कि ये क्वेश्चन क्या था। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका जो है कि एक मैप दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है कि गिवन एक मैप है, शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट द अकबर एम्पायर एट सर्टेन पॉइंट वेंचर ए स्टैंड फॉर द इंडिपेंडेंट स्टेट, जो है कि हमारे यहाँ पे अकबर का रेन दिखा रहे हैं, और यहाँ पे ए और बी की पोजीशन पूछ रहे हैं, जो ए और बी मार्क है, ये आपके कौन से एम्पायर और कौन सी सिटी है, तो इसको जो है कि बताना है। देखिए ए रीजन ये जान रहे हैं कौन सा, उड़ीसा का और थोड़ा वेस्ट बंगाल का रीजन है। तो ये रीजन जो है कि कौन सा है आपका, गोंडवाना वाला रीजन है, क्या है ये आपका गोंडवाना वाला रीजन है। और ये देखिए ऊपर देखिए, इसको रफली मैं बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे जो है कि जाके जम्मू कश्मीर वाला ऐसे रीजन हो गया, ये पंजाब की साइड है। तो ये आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, बी वाला रीजन कौन सा है, लाहौर वाला रीजन है। तो यहीं पे जो है कि हमसे पूछा गया है कि इसमें जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, यहाँ पे सर्टेन इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। अकबर का मैप 1557 में, 57 में जो कि यहाँ पे गोलकोंडा लाहौर है, ये सब जो है कि आपको दिया हुआ है। तो ये जो है कि मैप कहाँ से बिलोंग करता है, मैंने बताया ये रीजन कौन सा है, गोंडवाना है, ये लाहौर है। तो इट इज़ द रेन ऑफ द अकबर इन द 1605, ये 1605 में आपका मैप है, जहाँ पे गोंडवाना और लाहौर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुल्तान तो ये सब कट जाएगा, देखिए ऊपर, हालांकि वो उस जगह पे मुल्तान भी है, पर रीजन स्पेसिफिकली देखें जहाँ मार्क है तो वो लाहौर का है। और यहाँ पे गोलकोंडा नहीं, यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा, गोंडवाना देखने को मिलेगा। तो आई होप ये जो है कि बेसिकली आपको ये इन्फॉर्मेशन रिटेन हुई होगी और ये आपको समझ में भी आया होगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर रिकॉग्नाइज सेंट्रल मशीनरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द अकबर रेन। तो हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट कौन थे, स्टैटिक क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे मीर बख्शी हुआ करते थे, जो कि हमारे हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट थे अकबर के टाइम पे। और ये जो है कि आपको नोट्स में मिलेगा, ये जो कि जितने भी ऑफिसर हैं, ये मैं ऑलरेडी प्रोवाइडेड करा चुका हूँ, ऑफिसर्स ड्यूरिंग देयर पीरियड थे। यहाँ पे देखिए, आई होप ये इस लेक्चर में भी मैंने इसमें नोट्स में लगाया होगा। तो लेट मी सी, यहाँ पे देखेंगे अकबर के टाइम पे जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन थे, कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है, रिलीजियस पॉलिसी कौन देख रहा है, कल्चर रिवेन्यू को कौन देख रहे हैं। तो यहाँ पे इनके नाम है, इबादत खाना डिबेट होती थी, इंस्टीट्यूशनल डिबेट है। तो ये सब जो है कि मैंने आपका ब्रीफ लगा रखा है, तो इसको जो है कि आप हर किंग्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यू कैन सी दैट। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स मैंने जो है कि यहाँ पे देखिए लगाया, मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मीर अतीश हो गए, मीर बख्शी देखिए यहाँ पे है, मीर बख्शी मिलिट्री हेड हो गए, मीर अतीश हो गए जो कि आर्टिलरी हेड थे, ये जो कि आर्मी से दोनों रिलेट करते हैं। आर्टिलरी में जो है कि आपके गन पाउडर कैनन्स की सप्लाई है। तो इसको, इस टेबल को भी आपको जो है कि याद रखना है गाइस। जैसे एम्परर हो गए, वजीर हो गए, मीर बख्शी, सरदार उल सुदुर, काजी उल कुवत, इन सबको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप इतनी चीज़ें आप रिटेन रखेंगे। फिर वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे हम अब क्वेश्चन को जो है कि वापस देखते हैं। तो ये आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी और इन सब चीज़ों को आप रिटेन कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको कह रहा है कि मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री राइटर जो है कि है, हु रेफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका को किसने जो है कि रेफर किया था, तो ये क्या आपके मलिक मोहम्मद जसी थे, अमीर खुसरू थे, रक्षायन थे, कि अबुल फजल थे। तो यहाँ पे अबुल फजल जो थे, इन्होंने रेफर किया है, जो कि पर्शियन हिस्टोरियन है। ये हमारे कौन है, ही इज दी पर्शियन पर्शियन हिस्टोरियन हैं, जो कि मुगल टाइम पीरियड पे थे। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इनकी एक किताब है कौन सी, अ, यहाँ पे किताब का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी, इसमें जो है कि इन्होंने जिक्र किया है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जानते हैं 1492 में वो इंडिया की खोज में निकले थे, और उन्होंने एक्सीडेंटली जो है कि अमेरिका को डिस्कवर कर दिया था, जिसको जो है कि रेड इंडियंस नाम से भी जाने जाते थे। यहाँ पे रेड इंडियंस, तो यहाँ पे ये सब जो है कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके अबुल फजल के वर्क में मिलेगी, जो कि एक पर्शियन हिस्टोरियन थे। आई होप इतना चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी ही इज़ ऑल्सो दी 9 ज्वेल्स, देखिए जैसे हमारे नवरत्नास थे ये थे। तो अकबर के भी रॉयल कोर्ट में क्या थे, यहाँ पे अकबर के रॉयल कोर्ट में भी आपके फॉलो अप होता था। जैसे गुप्ता के नवरत्ना थे, तो ये भी जो है कि फॉलो करते थे। और यहाँ पे ये 9 जेम्स की बात करते थे, और उसमें से वन ऑफ द जेम कौन थे, अब्दुल अब्दुल अबुल फजल थे। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। देन देखिए, तो यहाँ पे जो है कि 9 जो कि यहाँ पे नवरत्नास रॉयल कोर्ट में थे, इनके
ब्रदर ऑफ गाजी, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे पूछ रहा है मोदी स्क्रिप्ट, देखिए यहाँ पे क्या है, मोदी स्क्रिप्ट है, वॉज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ, तो कौन सी जो है कि डॉक्यूमेंट्स में ये मोदी स्क्रिप्ट जो है कि अप्लाई की जाती थी, तो क्या वो वोदिया डायनेस्टी थे, जैमरून्स थे, हौसल्यास थे कि मराठास थे। तो ये जो मोदी स्क्रिप्ट थी वो हमारे मराठास के डॉक्यूमेंट में देखने को मिलती है। इट इज़ यूज, ये स्क्रिप्ट जो है कि राइट किस लिए होती है, आपके मराठी लिखने के लिए यूज़ की जाती है, आपकी मराठी लिखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये मोदी है तो इसको जो है कि विच इज़ ऑल्सो ऑल्सो नोन एज दी मुदिया मुदिया स्क्रिप्ट, जो कि आप देखेंगे मुदिया स्क्रिप्ट जो है कि जानते हैं। और मराठी अभी प्रेजेंट डे में आपकी जो हमारी हिंदी लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ऐसे ही मराठी लिखी जाती है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन से, एज सच कोई बात है नहीं इसमें। तो कह रहे हैं मनसबदारी सिस्टम है इंट्रोड्यूस बाय द अकबर, ये सिस्टम इन्होंने कहाँ से फॉलो अप किया था, मनसबदारी सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ये सिस्टम इन्होंने फॉलो किया था मंगोल से, यहाँ पे मंगोल से फॉलो किया था। और मनसबदारी सिस्टम क्या है, यहाँ पे जो है कि आपका मेंटेनेंस ऑफ दी, आपके मिलिट्री ऑफिसर जो है कि मेंटेन करेंगे बाय द सिस्टम ऑफ द रैंक्स, यहाँ पे जो है कि रैंकिंग सिस्टम से इस मनसब को जो है कि मेंटेन रखना पड़ता था। और ये थोड़ा सा देखिए कि सब आपको नोट्स थोड़ा सा आपको जो है कि अच्छे से पढ़े होने चाहिए, आप ये बेसिक मिडीवियल पढ़ा होगा पूरा, यहाँ पे आपके तनख्वाह आते हैं, ये सब आते हैं, ये आपके एक पूरा स्ट्रक्चर है गाइस। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन वाला अलग से क्लास लें, तो उसमें जो कि सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझाने बैठे तो पूरा स्ट्रक्चर समझाने में ही कम से कम 20-25 मिनट लग जाएगा। इसलिए जो है कि इसको रखिए अभी होल्ड पे, ये सब चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका रिवीजन सेशन के वक्त मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ रिवीजन सेशन लूंगा, तो उसमें आई होप कि मैं इसको जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपके प्रीलिम से पहले, नहीं तो ओवर द टाइम तो ये आपकी कंप्लीट होने के बाद आपको ये सब अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही। आई होप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और मनसबदारी सिस्टम के बारे में अब इतना जानिए, मिलिट्री सिस्टम में ये लैंड रिवेन्यूज देते थे, यहाँ पे कैवलरी इनको 2:1 में मेंटेन रखनी पड़ती थी, कैसे जित्तल्स और ये सब जो है कि इनके स्ट्रक्चर में होते थे। यहाँ पे स्वर्स बनाए जाते थे, मुगल्स में देखिए स्वर्स बनाए जाते थे कि इनकी रैंक होती थी, रैंक डिसाइड करने के लिए 500 स्वर मेंटेन कर रहे हैं, या जो कि कितने जो है कि यहाँ पे 10,000 स्वर है, हाईएस्ट जागीर्स हैं, तो ये सब जो है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। तो आई होप इसको आप समझेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक मॉन्यूमेंट है कंस्ट्रक्टेड बाय दी शेर शाह, तो यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट शेर शाह ने बनवाया है, तो लेट मी ब्रीफ वन बाय वन। तो यहाँ पे कह रहा है कि किला ए कुन्हा एट दिल्ली, ये किसने बनवाया है, ये आपका जो कि क्या शेरशाह ने बनवाया, यस इट इज दी ओल्ड फोर्ट, इसको जो कि मॉस्क्यू ऑफ द ओल्ड फोर्ट कहते हैं। तो किला कुना जो है कि दिल्ली में शेर शाह ने बनवाया है, इन दी शेर शाह सूरी है, ये शेर शाह सूरी इन्होंने कब बनवाया है, इट वाज बिल्ड इन दी 1541 में इसको बिल्ड कराया है, जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी देखिए तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि अल्ता मस्जिद एट दी, कहाँ पे, अल्ता मस्जिद जौनपुर का, ये किसने बनवाया है, तो ये बनवाया है आपका इब्राहिम इब्राहिम शाह सकीरी ने बनवाया है जौनपुरी में, इब्राहिम शाह सकीरी इन दी 1408, कब बनवाया है, ये आपका 1408 में बनवाया है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी कह रहे हैं कि बारह सोना मस्जिद है दी गौर, ये जो है कि किसने बनवाया है, इट वाज बिल्ड बाय योर, यहाँ पे नुसरत शाह सुल्तान नुसरत शाह ने बनवाया है इसको इन दी ईयर 1526, तो इसको आप याद रखेंगे। और कुव्वत इस्लाम मॉस्को एट दिल्ली, इजी है गाइस, ये जो है कि जानते हैं किसने, ऐबक ने बनवाया है, इट वाज बिल्ड बाय ऐबक, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। शेर शाह सूरी ने कौन सा बनवाया है, किला कुना बनाया है, जो कि हमारा ओल्ड फोर्ट मॉस्क्यू है, ओल्ड मॉस्क्यू, तो इसको आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपका दिया है असर्शन दिया है और रीजन दिया है, और हमें बताना है क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहे बाबर रोट हिज मेमोइर्स इन दी तुर्की, ये क्या बाबर जो है कि तुर्की में लिखते थे, तो यस इसका नाम भी क्या है, इसका नाम याद रखेंगे तुजुक, तुजुक ए बाबरी है, जो कि किस नाम से जानी जाती है, बाबरनामा, बाबरनामा नाम से भी जानी जाती है। तो इट वाज रिटन इन द तुर्किश लैंग्वेज, इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द नेक्स्ट कह रहा है कि तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन दी मुगल कोर्ट, तो तुर्की जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में तुर्की तुर्की जो थी मुगल कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे जो कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, पर्शियन, जो कि यहाँ पे उर्दू की जो कि हुआ मानी जाती है, तो पर्शियन जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल कोर्ट में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इससे हम डायरेक्टली आंसर पे रीच कर जाएंगे, आर फॉल्स है ए ट्रू है। तो आई होप ये चीज़ आपको ब्रीफली समझ में आई होगी गाइस। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए यूपीएससी के जितने क्वेश्चन थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं, तो यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन को अभी पॉज लेते हैं हम लोग। और बाकी जो अगले क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए आपके थोड़े जो कि क्वेश्चन यूपी पीएससी इन सब के हैं, तो इनको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे हम लोग।
तो ब्रीफली इनको जो है कि नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा। और देखिए अब आगे सेशंस हैं, इसमें गाइस आपको स्टैटिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो भी अगले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत ही वन लाइनर इन नेचर है, जो कि मैं आपको ब्रीफली जो है कि एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे एक दो बार इस चीज़ को देखिएगा, रिवाइज करिएगा और चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए, तो ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। और ये हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो था, इसमें भी मुझे लग रहा है कि आपके प्रीवियस सेशन की तरह, देखिए प्रीवियस सेशन में हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 में 4 वीडियोज़ में बहुत ही ब्रीफली जो है कि हमने आपके जितने भी अर्ली मिडीवियल पीरियड के क्वेश्चन थे और जो आपके दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन थे, वो बहुत ही ब्रीफली मैंने कवर कराया। और दिल्ली सल्तनत के साथ-साथ वहाँ पे आपको विजयनगर एम्पायर हो गया और बहमानी किंगडम हो गया, इन सब के अच्छे से नोट्स वोट्स सब मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। और इसको जो है कि आप 1-2 बार थ्रू करिएगा और जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, जो कि अल्टीमेट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जो भी हमारे वेरियस एग्जामिनेशन से कवर किए गए हैं। और बाकी इन सबको जो है कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत दिन से चैनल पे खाली हिस्ट्री का कंटेंट है, तो थोड़ा-सा जो है कि अपने रथ को मोड़ा जाएगा। और आई एम प्लानिंग टू टीच यू एनवायरनमेंट इन सम काइंड ऑफ रिवीजन सेशन, और जो है कि कुछ भी कह लीजिए उसे। तो यहाँ पे हो सकता है पीवाईक्यूज आपको हॉल्ट पे देखने को मिले, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ बिफोर दी, क्योंकि इन दी वेक ऑफ द प्रीलिम्स 2026 ऑफ यूपीएससी, यहाँ पे मैं कोई भी अगर इसको दे रहा है, क्योंकि देखिए आपके यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में तो बहुत टाइम है और अदर एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी टाइम होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि आपके पीवाईक्यूज जो है कि पैरेलली चलते रहेंगे, और यहाँ पे मैं रिवीजन सेशन के थ्रू सारे सब्जेक्ट जो है कि आपको कुछ 2-2, 3-3 सेशन में आपके 4-5 घंटे की वीडियोज़ में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंटली क्या चीज़ें हैं। तो आई एम प्लानिंग ऑन दिस, देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होता है ये। आई होप ये वीडियो आपको जो है कि पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जो है कि अपने कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाना है, बताना है ये सेशन आपको कैसा लगा, हाउ माय एक्सप्लेनेशन रीचिंग यू। और हमेशा याद रखना है इन द ऑर्बिट ऑफ द डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, अगर हम डिसिप्लिन की ऑर्बिट और कंसिस्टेंसी में रहेंगे तो हमें हमारी डेस्टिनी जरूर मिलेगी, जो कि अल्टीमेटली डेस्टिनी क्या है हमारी, आपका एग्जाम क्लियर करना। आपके जितने भी कोई भी पीसीएस एग्जामिनेशन है या जो है आपको यूपीएससी निकालना है, तो ये अल्टीमेट हमारा गोल रहना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राइट ऑर्बिट में रहना पड़ेगा, राइट एफर्ट लगाना पड़ेगा और राइट रिजल्ट आना चाहिए। तो इतने बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी ऑलवेज रिमेंबर गाइस, यहाँ पे जो हमारा परसीवरेंस होता है, यहाँ पे क्या परसीवरेंस, उसको जो है कि आपको ध्यान रखना है। परसीवरेंस आप दृढ़ रहेंगे किसी चीज़ को लेके, तो जरूर आप सक्सेस को अटेन करेंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में गाइस। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।